Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel The Ethical Bureaucrat. From this video we are starting with Indian Economy Previous Year Question Series, right? यहाँ पे we will be solving 2011 से 2024 के सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ कुछ हम लोग 1995 से 2010 तक जो भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है जो आज भी रेलेवेंट है, राइट, वो क्वेश्चन को भी हम लोग इस वीडियो सीरीज के थ्रू हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या कोई फर्दर अपडेट चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि बहुत से लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि इंडियन इकोनॉमी उनको समझ में नहीं आ रहा है या फिर इंडियन इकोनॉमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड हम लोग इस वीडियो से तो स्टार्ट कर ही रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात बहुत क्लियरली समझा दें कि इस वीडियो में ना चैप्टर को या टॉपिक को सेग्रीगेट करने के लिए जो मृणाल सर जो चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, राइट, उसी क्लासिफिकेशन को ध्यान में रख के मैंने भी क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करा है, ठीक है। बट इसके अलावा मेरा एंड मृणाल सर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये इनका जो क्लासिफिकेशन है जिसमें ये 6 पिलर 7 पिलर में चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा हैंडी लगा मुझे भी, इसलिए मैंने इनके क्लासिफिकेशन को यूज़ करा है, ठीक है। जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट पिलर जहाँ हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो 1A1 से लेके 1D1 तक हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको इसमें देखेंगे। सिमिलरली इसमें हम लोग बजट या फिस्कल पॉलिसी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। 3A एंड 3B में उसी प्रकार हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस 4A से लेके 4E तक वी विल टॉक अबाउट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद 5A में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। 6A से 6D में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। एंड 7th पिलर जो है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो देख लेंगे। तो देयर आर टोटल 22 चैप्टर्स। हम लोग छोटे छोटे वीडियो के थ्रू जितना जल्दी हो पाएगा हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देयर आर टोटल 290 क्वेश्चंस, राइट। हमारा प्रयास इस वीडियो के थ्रू सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि हम लोग आसान भाषा में, वो भाषा में जिस भाषा में वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझें। उससे होगा क्या, उससे फायदा ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप उड़ान से भी पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि उड़ान पढ़ना कैसे है, किस चीज़ पे फोकस करना है। अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट भी, कोई दूसरा बुक भी आपका सोर्स है, जैसे बहुत लोग कीर्तन सर के बुक को पढ़ते हैं, बहुत लोग विवेक सर के बुक को पढ़ते हैं, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, किस पॉइंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोग कह रहे थे कि PT 365 में सारा पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि PT 365 जो इकोनॉमी का है उसको भी किस प्रकार से समझना है या किस प्रकार से पढ़ना है। क्या सारा पॉइंट जो मेंशन है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो आपको ये क्वेश्चन सीरीज देख के समझ में आ जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1, दैट इज मनी बार्टर टू बिटकॉइन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज फ्रॉम 2024। क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल रुपी। सबसे पहले अगर डिजिटल रुपी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, राइट। सो डिजिटल रुपी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट। दिस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी is India's official digital currency. This is issued by Reserve Bank of India. अब ये जो डिजिटल करेंसी है, ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है CBDC, दिस इज सिमिलर टू फिजिकल कैश। लेकिन ये क्या है, ये आपको सिमिलर तो है फिजिकल कैश के जैसा, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में है, इसीलिए तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट। जो क्रिप्टो करेंसीज थे, क्रिप्टो करेंसीज, राइट, ये क्रिप्टो करेंसीज जो थे जैसे कि बिटकॉइन वगैरह हो गया, आपने सुना होगा नाम, राइट। तो दीज बिटकॉइंस वर नॉट रेगुलेटेड बाय RBI, दीज वर नॉट बैक्ड बाय RBI, बट दिस CBDC इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस CBDC इज बैक्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड उस हिसाब से ये CBDC जो है वो क्या है, एक लीगल एंड स्टेबल करेंसी है। अगर इतना कुछ पता चल रहा है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। ये डिजिटल रुपी दैट इज CBDC के बारे में ही पूछ रहा है। सो इट इज अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एकदम सही है, इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज करेक्ट। सोवरेन करेंसी का क्या मतलब होता है, सोवरेन करेंसी का मतलब होता है वैसा करेंसी जो कि कंट्रोल किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही काम इंडियन गवर्नमेंट कर रहा है, किसके थ्रू, थ्रू RBI। तो उस तरीके के करेंसी को क्या कहा जाएगा, सोवरेन करेंसी।
तो CBDC इज अ सोवरेन करेंसी, दिस इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू RBI। अब सिंस RBI मैनेजेस द इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी, तो डिजिटल रुपी भी जो है ना, डिजिटल रुपी भी इसके मॉनेटरी पॉलिसी के नियम कानून को फॉलो करेगा। तो पहला स्टेटमेंट 100% सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन RBI's बैलेंस शीट, ये भी स्टेटमेंट सही है। एक तरफ आपको होता है एसेट, एक तरफ होता है लाइबिलिटी। तो ये CBDC जो है ये बाकी फिजिकल करेंसी के जैसा ही आपको लाइबिलिटी साइड में अपीयर होता है। ये बैलेंस शीट हुआ ना, एक तरफ एसेट्स एक तरफ लाइबिलिटी। अब इसके बारे में ना अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं। अभी फॉर टाइम बिंग ये समझ लो कि जैसे बाकी फिजिकल करेंसी लाइबिलिटी है RBI का, ठीक उसी प्रकार से CBDC, ठीक उसी प्रकार से डिजिटल रुपी जो है वो भी लाइबिलिटी है किसका, RBI का। दैट इज इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ RBI, राइट। अब ये लाइबिलिटी को समझेंगे, लेकिन अभी फॉर टाइम बिंग समझ लो कि हाँ ठीक है, जैसे फिजिकल करेंसी लाइबिलिटी है, ठीक डिजिटल रुपी भी लाइबिलिटी है। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सिंपल सा बात यह है ना कि जो फिजिकल रुपी आपको दिख रहा है 10 रुपए, जो फिजिकल करेंसी आपको दिख रहा है 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए, बस वही चीज है। ये किस में है, ये डिजिटल फॉर्म में है। बाकी सारा काम इसका फिजिकल करेंसी वाला ही है, सारा काम। अब ये थर्ड स्टेटमेंट देखो, दिस डिजिटल रुपी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। मतलब क्या कह रहा है ना कि जो डिजिटल रुपी है, जो ये आपका CBDC है, ये इसको इस प्रकार से बिल्ड किया गया ना, ये इनबिल्ट आपको प्रोटेक्शन इसमें है इन्फ्लेशन से। मतलब इन्फ्लेशन का इस पे कोई असर होगा ही नहीं। एकदम ये नॉनसेंस बात है। जब हम आपको 50 बार कह रहे हैं कि ये CBDC जो है ये फिजिकल करेंसी के जैसा है, तो जिस प्रकार से फिजिकल करेंसी का वैल्यू कम होता है जब कभी भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से CBDC का भी वैल्यू कम होगा। क्योंकि हम 50 बार बोल चुके हैं कि ये CBDC है क्या, फिजिकल करेंसी के जैसा ही तो है, बट ये सिर्फ डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। हाँ, एक बात बस आप मतलब ऐसे सिर्फ समझने के लिए आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि देखो जो डिजिटल रुपी है, जब ये लोग यूज करेंगे तो इसका जो डेटा होगा, राइट, उस डेटा को RBI रीड करके, उस डेटा को RBI अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद मिल सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि CBDC पे या डिजिटल रुपी पे इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं होगा, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। तो मेरा थर्ड स्टेटमेंट गलत। अब फोर्थ देखो, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, दिस इज 100% करेक्ट। आप डिजिटल रुपी को आप फिजिकल कैश के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। ये एकदम आपके मतलब रेगुलर मनी के जैसा है। आप ऐसे समझो कि यहाँ लिखते हैं, एक सेकेंड, आप ऐसे समझो कि 1 यूनिट ऑफ CBDC इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ फिजिकल करेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 100 रुपए डिजिटल रुपी है तो वो बराबर होगा जो आपके पास 100 रुपए का पेपर नोट है। तो दिस इज फ्रीली कन्वर्टेबल, ठीक है। आंसर क्या होगा, जब थर्ड गलत हो गया तो थर्ड गलत हुआ, ये आंसर होगा 1, 2 and 4, दैट इज आंसर इज डी, ठीक है। अब देखो, अब हम आपको एक बात बताए थे कि हम लोग ये लाइबिलिटी के बारे में समझ लेंगे। जो हम ये कह रहे हैं या ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल रुपी अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन RBI's बैलेंस शीट, तो ये लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि RBI प्रॉमिस कर रहा है कि वो इसके वैल्यू को ऑनर करेगा। देखो, हम लोगों को पता है ना कि हर करेंसी नोट जो इंडिया में है वो एक प्रॉमिस कैरी करता है फ्रॉम RBI गवर्नर दैट इट्स वैल्यू विल बी ऑनर्ड। मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का कुछ वचन देता हूँ, ऐसा लिखा होता है ना नोट पे। तो उसी प्रकार से CBDC भी आपको RBI के द्वारा बैक्ड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप CBDC को यूज करके आप गुड्स खरीद सकते हो, आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो, आप CBDC को फिजिकल कैश से आप एक्सचेंज कर सकते हो। एंड एक मतलब जस्ट एक सिनेरियो समझा रहे हैं, अगर मान लो ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हो तो आप डायरेक्टली RBI के पास जा सकते हो कि भाई देखो मेरे पास ये 100 रुपए का मेरे पास ये 100 रुपए का डिजिटल रुपी था, लोग नहीं मान रहे हैं, लोग नहीं हमको सामान दे रहे हैं, लोग हमको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो RBI जो है ना वो लायबल है कि RBI आपको 100 रुपए डिजिटल रुपी के जगह 100 रुपए का फिजिकल कैश दे। समझ में आया लाइबिलिटी का मतलब, ठीक है। सो आंसर होगा डी, 1, 2 and 4. Now question number, so I have explained everything here, right? Now question, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 का ये क्वेश्चन है। क्या बात कर रहा है, नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में ये क्वेश्चन है, राइट। अब सबसे पहले ये जो
फंजिबल वर्ड लिखा हुआ है या फंजिबिलिटी, ये क्या होता है? फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिप्लेसिएबल। फंजिबिलिटी का क्या मतलब होता है? इंटरचेंजिएबल। मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो 50 रुपए 500 रुपए का नोट है ये फंजिबल है। एंड ये फंजिबल क्यों है? क्योंकि आप इस 500 रुपए नोट के बदले आप दूसरा 500 रुपए नोट से आप एक्सचेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 500 रुपए का जो नोट है, ये 500 रुपए के नोट से ये दोनों 500 रुपए का नोट जो है वो सेम वैल्यू का है, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकता है। तो फंजिएबल का मतलब समझ में आया। तो जब हम नॉन फंजिएबल कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो हर कोई यूनिक है। अगर हम इस चीज को नॉन फंजिबल कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यूनिक है, आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि जैसे यहाँ पे ये 500 के नोट, आप ये 500 का नोट रखो या ये 500 का नोट रखो, वन ऑफ द सेम थिंग। लेकिन अगर किसी चीज को हम नॉन फंजिबल कह रहे हैं इसका मतलब वो यूनिक है ना। अब उसके जगह पे दूसरा कुछ आप कैसे रख सकते हो? इसका मतलब है कि ये जो है वो नॉट इंटरचेंजिएबल है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो तो जैसे ये मोनालिसा का पेंटिंग था, दिस इज नॉन फंजिबल बिकॉज देयर इज ओनली वन ओरिजिनल मोनालिसा पेंटिंग। तो नॉन फंजिबल का मतलब समझ में आया। तो अगर नॉन फंजिबल का मतलब समझ में आया तो नॉन फंजिबल टोकन क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है? आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है। अब आप एक बात बताओ, ये डिजिटल सर्टिफिकेट किस चीज का होगा? बताओ। ये एक ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कि ब्लॉकचेन में स्टोर्ड है। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, समझ लेंगे बहुत अच्छे से। ब्लॉकचेन आप बस ऐसा समझ लो कि ये कोई डिजिटल रिकॉर्ड है। अभी फॉर टाइम बिंग बस इतना समझ लो कि कोई डिजिटल रिकॉर्ड का बात किया जा रहा है। आपके पास रजिस्टर होता है, आप कुछ लिखते हो, तो आप मान के चलो ब्लॉकचेन सिर्फ और सिर्फ क्या है, अभी आप वही चीज को डिजिटली लिख के रखे हुए हो, राइट। सो एनएफटी क्या है? एक प्रकार का डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कि स्टोर है कहाँ? ब्लॉकचेन में। एंड ये एनएफटी क्या बता रहा है? तो इट prove the ownership of a unique digital और physical asset। तो अगर आपके पास किसी चीज का NFT है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भले जैसे मान लो कि मोनालिसा पेंटिंग का आपके पास NFT है, इसका मतलब आपके पास ओनरशिप है ये मोनालिसा पेंटिंग का। भले इसका हजारों लोग कॉपी बना ले, ओरिजिनल मालिक कौन? तो मालिक आप रहिएगा। अब ये फिजिकल एसेट हो सकता है, ये डिजिटल एसेट हो सकता है। तो अगर किसी डिजिटल एसेट का NFT अगर आप बाई करते हो तो NFT जो है ना वो ये प्रूफ है कि आप उस ओरिजिनल वर्जन के आप मालिक हो। समझ में आ गया NFT का मतलब? जो यूनिक है। अब आपको अगर आपके पास ओनरशिप है तभी तो, क्यों है ये? क्योंकि ये यूनिक है ना। अगर ये फंजिबल होता तो लोग इस NFT को दूसरे NFT से क्या कर लेते? एक्सचेंज कर लेते, इंटरचेंज कर लेते, रिप्लेस कर लेते। तो जिस प्रकार से ये 500 रुपए का नोट एंड ये 500 रुपए का नोट रिप्लेसेबल है, फंजिबल है, NFT के केस में ऐसा नहीं होता है। अब अगर मोनालिसा का NFT आपके पास है तो बाकी लोग मोनालिसा के पेंटिंग को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन रियल ओनर कौन होगा? आप रहिए। ठीक है यहाँ तक। अब पहला स्टेटमेंट देखो, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। सही है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन। ये भी सही है। क्रिप्टोग्राफिक टोकन का मतलब मान के चलो ओनरशिप है, एंड ये ओनरशिप कहाँ पे है? ये डिजिटल सर्टिफिकेट कहाँ पे है? ब्लॉकचेन में। वही बात बोल रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। नहीं ना, कैसे होगा? ये आप एक्सचेंज कर सकते हो क्या? ये एकदम यूनिक है ना। मतलब आप कैसे इसको मतलब कमर्शियल ट्रांजैक्शन में आप यूज कर सकते हो? दो NFT है, ये मान लो NFT कोई मोनालिसा पेंटिंग का ये NFT है, राइट। तो हो सकता है ये NFT का दाम कितना होगा? 100 करोड़। बस हम ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है दूसरा NFT जो मैंने बनाया है, राइट, दूसरा कोई पेंटिंग है जो मैंने बनाया, अब इसका दाम हो सकता है 10 रुपए हो, राइट। तो ये दोनों कैसे आप एक्सचेंज कर सकते हो? ये भी एक NFT ही है, ये भी एक NFT है, लेकिन वैल्यू तो अलग अलग हो जा रहा है ना, बिकॉज दोनों जो है वो अलग अलग है। सो दे आर नॉट इंटरचेंजेबल, सो दे कैन नॉट बी यूज एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि मनी के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली सही है। तो A 1 and 2 वही सेम चीज को यहाँ पे समझाया हुआ है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज फ्रॉम 2020। क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो इसमें हम लोग पहले समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये ब्लॉकचेन क्या होता है? सो ब्लॉकचेन इज अ, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, साइंस टेक में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, साइंस टेक के PD 365 में पढ़ा हमने, राइट। सो ब्लॉकचेन इज अ पब्लिक डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ
transactions, right, that is shared and trusted by all users. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि no single person or organization controls blockchain technology या blockchain. अब यही जो public digital record है, यही जो record है, यही जो ledger है, that is record of transaction, this is updated only when all participants agree. इसको update आप कब कर सकते हो? जब सारे के सारे participant agree करेंगे. That is, it follows a strict रूल्स, राइट. एंड चूंकि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स का एग्रीमेंट चाहिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन इसको ओन कंट्रोल नहीं करता है. इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये एक डिजिटल पब्लिक रिकॉर्ड है विच इज शेयर्ड, विच इज ट्रस्टेड बाय ऑल यूजर्स, राइट. अब ब्लॉकचेन के बारे में और समझे तो ब्लॉकचेन को हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है. कहने का क्या मतलब है समझना. दैट इज, कैन वी से कि दिस ब्लॉकचेन इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग अ डेटा. अब ये जो डेटा है, यही डेटा किस में स्टोर हो रहा है? ब्लॉक्स में स्टोर हो रहा है. सिंपल भाषा में हम लोग देखें ना कि ब्लॉकचेन क्या है? एक पब्लिक डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है, राइट. मतलब जो डिटेल्स है, जो डेटा है, वो किस में स्टोर हो रहा है? ब्लॉक में स्टोर हो रहा है. एंड हर ब्लॉक जो है वो अपने प्रीवियस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है. एंड इस प्रकार से क्या हो रहा है? एक आपको चेन बनता हुआ दिख रहा है. इसीलिए ब्लॉक चेन, समझ में आया? ब्लॉक चेन. एंड दिस ब्लॉक चेन इज नॉट ओनली यूज फॉर क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी के कारण ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया पिक्चर में. क्रिप्टो करेंसी के कारण ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुआ फेमस. बट क्रिप्टो करेंसी के लिए ही सिर्फ ब्लॉकचेन को यूज नहीं किया जाता है. इसको तो हम लोग रिकॉर्ड कीपिंग में यूज कर सकते हैं. वो रिकॉर्ड कीपिंग कुछ भी हो. अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि ब्लॉकचेन को बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन कराने के लिए यूज किया जा सकता है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सप्लाई चेन ट्रैकिंग में भी यूज किया जा सकता है. तो मिला जुला के हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लॉकचेन सिर्फ आपको क्रिप्टो करेंसी में ही यूज नहीं होता है. ये भी बात ध्यान रखना है. अब आप अगर ऐसा एप्लीकेशंस बनाते हो विच आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, तो दीज एप्लीकेशंस कैन बी क्रिएटेड फ्रीली विदाउट परमिशन फ्रॉम एनीवन. हमने क्या पढ़ा था? हमने एकदम शुरुआती में, मतलब एकदम स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन पे पढ़ा कि आपको सारे यूजर्स के द्वारा ये शेयर किया जाएगा, ट्रस्ट किया जाए, राइट. कोई एक सिंगल पर्सन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर रहा है. सो कहना इसे कि ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है. अब सिंस ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड, दैट इज नो सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल्स इट, इट इज यूजफुल इन वोटिंग सिस्टम. बताया हमने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बात कर रहा था इसके बारे में. इट कैन बी यूज्ड इन बैंकिंग, इट कैन बी यूज्ड इन मैसेजिंग ऐप, इट कैन बी यूज्ड इन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. एन नंबर ऑफ प्लेसेस में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है. सो मिला जुला के बात क्या है? बात यह है कि ब्लॉकचेन इज अ सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड. एंड दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू क्रिप्टो करेंसी. इसको बहुत सारे फील्ड्स में यूज किया जा सकता है. इट अलाउ यूजर टू डेवलप एप्लीकेशन फ्री विदाउट सेंट्रल अप्रूवल. ठीक. अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो. इट इज अ पब्लिक लेजर that everyone can inspect but with no single user control. ये स्टेटमेंट सही होगा. दूसरा देखो, the structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. बताओ, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का बात होता है इसमें? एकदम नहीं. टू जैसे गलत हुआ आपका, ये दोनों स्टेटमेंट चला गया. थर्ड स्टेटमेंट देखो, applications that depend on basic feature of blockchain can be developed without anybody permission. ये भी स्टेटमेंट सही है, हमने देखा है इसको. आंसर क्या होगा? डी. ठीक है, क्लियर है? एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो. क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल एटीएम्स इन द बैंक, ऑल एटीएम्स इन इंडिया. तो इनमें से 4 बॉडी का नाम लिखा हुआ है ABCD. इनमें से कौन जो है वो लिंक करता है सारे एटीएम्स को जो इंडिया में है? सो सिंपल सा आंसर क्या होगा? NPCI. NPCI कनेक्ट्स ऑल एटीएम अक्रॉस इंडिया इंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजैक्शंस. अब बात ऐसा है कि RBI ने NPCI का फॉर्मेशन कराया टू मैनेज एंड इम्प्रूव the retail payment system in India. NPCI started operating in 2009 and later it took control of National Financial Switch, जिसको पहले कौन हैंडल कर रहा था? तो IDRBT, that is Institute for Development and Research in Banking. This NPCI is a non-profit organization created by RBI and Indian Bank Association under Payment एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. राइट. हमसे सिर्फ पूछा कि इनमें से कौन सा बॉडी सारे एटीएम को कनेक्ट करता है, लिंक करता है इंडिया में, तो आंसर होगा NPCI. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी का सिंपल मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर मनी इज अ मनी दैट अ क्रेडिटर इज लीगली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट इन पेमेंट
ऑफ अ डेट। लीगल टेंडर मनी जो है दिस इज recognized by law for settling all financial transactions, right? So can we say कि legal tender is officially recognized money, जैसे कि currency notes, जैसे कि coins that must be accepted for transaction। तो आंसर क्या होगा? The money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claim। कि ये एक आदमी है, इसने क्या किया, ये क्रेडिटर है, राइट? इसने मान लो लोन दिया इसको एंड ये डेटर हो गया, इसने लोन लिया। अब जब लोन चुकाना है तो ये लीगल टेंडर मनी में चुकाएगा, तो ये पैसा ये आदमी मना नहीं कर सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो डेटर है ये इसको क्या दे रहा है, लीगल टेंडर दे रहा है। आप क्रेडिटर डेटर ऐसे भी देख सकते हो कि ये मान लो एक पर्सन है, इसने इसको एप्पल बेचा, राइट? ये डेटर हो गया, ये क्रेडिटर हो गया, इसने एप्पल बेचा। अब ये एप्पल के लिए मान लो इसको 5 दिन के बाद पैसा देने जाता है, राइट? तो अगर ये लीगल टेंडर दे रहा है, लीगल टेंडर मनी दे रहा है, वो मनी दे रहा है जो मनी को लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि हाँ दिस पर्टिकुलर मनी इज लीगल टेंडर, जैसे कि करेंसी नोट्स, जैसे कि कॉइन्स, तब ये जो है मना नहीं कर सकता है। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। जबकि ये देखो, ये चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे आपको लीगल टेंडर नहीं है। ये क्रेडिटर जो है या ये सेलर जो है ये मना कर सकता है ये एक्सेप्ट करने से कि आप मान लो कहीं गए, आप चाय पिए 5-10 रुपए का, राइट? एंड आप क्या कर रहे हो, आप चेक दे रहे हो, ठीक है? तो वो आपको मार के भगा देगा, ठीक है? तो चेक इज नॉट ए लीगल टेंडर। आप वहाँ उसको ड्राफ्ट दे रहे हो, आप बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हो, तो आप मतलब इसका मतलब है कि आप मार खाने वाला ही काम कर रहे हो, राइट? सो लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है? ऐसा मनी जो क्रेडिटर जो है वो लीगली मतलब एक्सेप्ट करेगा, राइट, इन पेमेंट ऑफ डेट। लीगल टेंडर मनी एक ऐसा मनी है दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय द रेसिपिएंट। ये सब तो रिफ्यूज कर सकता है ना चाय वाला, समझ में आया? अब बात को समझो, सिंपल सा बात क्या है? बात यह है कि जो करेंसी नोट्स हैं, जो आपके कॉइन्स हैं, राइट, जिनको हम क्या कह रहे हैं, जिनको हम फियाट मनी कह रहे हैं, सो इनका ना अपना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। कहने का क्या मतलब है कि ये करेंसी नोट में आरबीआई के गवर्नर का साइन किया हुआ है, राइट? इसलिए आप इस करेंसी नोट को वैल्यू कर रहे हो। लेकिन अगर इसमें मान लो कि अगर आप इसमें जो पैसा वगैरह लगा है, राइट, या इसमें इसका जो पैसा का वैल्यू है वो पैसा हटा दो, तो ये पेपर है ना सिर्फ एक, तो इसका क्या इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा? ऐसा थोड़ी है कि ये कोई गोल्ड सिल्वर से बना हुआ है। सो करेंसी नोट्स, कॉइन्स, दैट इज फियाट मनी का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, बट दे मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन फॉर पेमेंट्स। इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है? इसको लीगल टेंडर कहा जाता है, ठीक है? दैट इज दीज मनी आर, दीज नोट्स आर, दीज कॉइन्स आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मनी फॉर ट्रांजैक्शन, ठीक है? नाउ वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोरा विथ रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 का क्वेश्चन है। भीम ऐप अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विथ अ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। अब ये तो सबको पता होगा ना, जितने लोग भी यूपीआई वगैरह यूज कर रहे हैं वो जानते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा क्या बोल रहा है कि वाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड, जो आपके पास डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, जबकि भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। भीम ऐप बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसके कारण पूछा गया था। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ए, 1 ओनली। अब एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल पेमेंट ना, डिजिटल पेमेंट क्या होता है? जहां पे आप ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे कर रहे हो? आप कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, किसी मोबाइल फोन, कंप्यूटर को यूज करके आप कर रहे हो। आप फिजिकल कैश आप यूज नहीं कर रहे हो, तभी उसको आप डिजिटल पेमेंट कह रहे होगे, राइट? मतलब जो पैसा दे रहा है एंड जो पैसा ले रहा है, राइट, ये लोग क्या यूज कर रहे हैं? तो ये लोग डिजिटल मेथड्स यूज कर रहे हैं टू कंप्लीट देयर ट्रांजैक्शन। अब इसमें ये जो भीम है, दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये एक मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसको एनपीसीआई ने डेवलप करा। एनपीसीआई के बारे में हमने पढ़ा था अभी। एंड दिस ऐप इज बेस्ड ऑन यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दिस इज ऑफिशियल गवर्नमेंट ऐप फॉर डिजिटल पेमेंट। अब भीम ऐप को यूज करके यू कैन ट्रांसफर मनी टू एनीवन हु हैज यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, राइट? अब दूसरा स्टेटमेंट का अगर बात करते हैं तो पहले तो ये देख लो कि ये जो डेबिट कार्ड है ना, दे डोंट हैव 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एंड भीम ऐप का बात करेंगे
तो भीम ऐप में 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। यहाँ लिख रहा है भीम ऐप में 2 फैक्टर एंड डेबिट कार्ड में 4 फैक्टर, गलत है। भीम ऐप में कितना होता है? 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये जो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, पहला फैक्टर ऑथेंटिक मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है? तो द ऐप लिंक टू यूजर्स मोबाइल नंबर एंड डिवाइस आईडी, पहला ऑथेंटिकेशन हो गया। दूसरा क्या हो रहा है? यहाँ बैंक अकाउंट लिंकेज होता है, द यूजर मस्ट कनेक्ट देयर बैंक अकाउंट। एंड तीसरा क्या होता है? पिन ऑथेंटिकेशन होता है, यूजर मस्ट क्रिएट अ पिन टू लॉग इन एंड कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। इतना तो हमें मतलब आप में से सबको पता ही होगा ना, क्योंकि अभी तो सब लोग फोन पे वगैरह यूज कर रहे हैं, पेमेंट पेटीएम यूज कर रहे हैं। एंड ये जो डेबिट कार्ड है ना, डेबिट कार्ड में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। पहला, आपके पास फिजिकल डेबिट कार्ड होना चाहिए एंड दूसरा आपके पास पिन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा A1 ओनली। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे कह रहा है विच, ये 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि कभी कभी न्यूज में देखा जाता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसीलिए पूछा गया। दिस इज अ फी, MDR इज अ फी दैट मर्चेंट्स, जैसे कि शॉपकीपर, बिजनेसेस, तो ये एक ऐसा फी है जो मर्चेंट जो है वो बैंक्स को पे कर रहे हैं। कौन पे कर रहा है? मर्चेंट मतलब कि बिजनेसमैन, मतलब कि शॉपकीपर किसको पे कर रहे हैं? बैंक को पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा फी है। एंड ये लोग क्यों पे कर रहे हैं ये चीज बैंक को? क्यों फी ये पे कर रहे हैं? फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इसके कारण, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट कैसे? जो बायर है, जो परचेजर है, वो इनको मर्चेंट को पैसा कैसे दे रहा है? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की मदद से दे रहा है। अब बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग मनी, दे आर एक्सेप्टिंग द पेमेंट फ्रॉम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके कारण मर्चेंट्स जो हैं वो बैंक को पे देते हैं, फी देते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज करते मतलब किया क्यों जाता था? MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये चार्ज क्यों किया जाता है? सो दिस इज चार्ज टू कंपनसेट डिफरेंट एंटिटीज जो कि आपको डिजिटल पेमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है। जैसे एक आपको कार्ड इशुइंग कंपनी होगा, एक कार्ड इशुइंग बैंक होगा, एक बैंक जिसने आपको कार्ड इश्यू करा है, एक ऐसा बैंक जो कि POS टर्मिनल प्रोवाइड कर रहा है। आपने जब कभी भी आप कार्ड से पेमेंट करते होगे तो आप देखते होंगे ना, एक ऐसा मशीन होता है, राइट? यहाँ नंबर आपको दिखना होता है, यहाँ पे स्क्रीन होता है, छोटू सा हैंडी साइज स्क्रीन, एक मशीन होता है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज पेमेंट गेटवे, जो आपके पेमेंट को करवा रहा है, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड। ये वैसे कंपनी है जो कि आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन को सिक्योरली परफॉर्म करवा रहे हैं, राइट? तो इनको तो पैसा देना होगा ना, इनको तो कंपनसेट करना होगा ना। इसके कारण MDR चार्ज किया जाता था मर्चेंट से, जो कि एक फीस था जो कि ये बैंक को पे करता था। बिकॉज मर्चेंट जो है वो डिजिटल कार्ड, मर्चेंट जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के से पैसा एक्सेप्ट कर रहा है, पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमसे सिर्फ पूछा गया कि MDR क्या होता है। पढ़ो स्टेटमेंट 3, द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू बैंक्स डेबिट कार्ड। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होता तो आप इसी पे जाते। ये देखो, इंसेंटिव गिवन बाय बैंक टू अ मर्चेंट, कहाँ इंसेंटिव? उल्टा पैसा दे रहा है ना ये मर्चेंट। द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक टू देयर कस्टमर, काहे का? फोर्थ स्टेटमेंट देखो, द इंसेंटिव गिवन बाय गवर्नमेंट टू मर्चेंट, कहाँ इंसेंटिव? तो पैसा उल्टा ले रहा है ना मर्चेंट से। ठीक है, आंसर क्या होगा? C। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2017 में पूछा गया। बोल रहा है NPCI, वी हैव ऑलरेडी सीन हल्का फुल्का कि MPCI क्या है। तो MPCI हेल्प इन प्रोमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। सही बात है, हमने देखा कि रिटेल पेमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए NPCI को लाया गया था। दूसरा है NPCI हैज लॉन्च्ड रुपे कार्ड, अ कार्ड पेमेंट स्कीम, ये भी सही है। तो हमने पहले ही देखा ना, मतलब NPCI के बारे में थोड़ा बहुत। अब ये रुपे कार्ड NPCI के द्वारा लाया गया, इतना पता होता तो आप इसको सॉल्व कर लेते। एंड बात मानो आप, जिसने थोड़ा बहुत भी मतलब इस साल पढ़ा होगा ना करंट अफेयर्स वगैरह, ये सब मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने देखा कि NPCI एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट सिस्टम को मैनेज करता है। हमने ये भी देखा कि RBI एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत इसको NPCI को एस्टेब्लिश करा था। NPCI का गोल क्या है? गोल इज टू मेक डिजिटल पेमेंट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर कॉमन पीपल। एंड इससे होगा क्या? उससे होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, दैट इज ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे। NPCI ही तो ऑपरेट करता है ना रुपे कार्ड को, UPI को, UPI के भी बारे में हमने पढ़ा, राइट? तो आंसर C, बोथ 1 and 2।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो। द टर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस टर्म। कोर बैंकिंग सोल्यूशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि कनेक्ट करता है ऑल ब्रांचेस ऑफ अ बैंक थ्रू अ सेंट्रल नेटवर्क। ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन की मदद से ही ना कस्टमर कैन एक्सेस देयर बैंक अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच, नॉट जस्ट देयर होम ब्रांच। इसी के कारण तो कि आप अपने अकाउंट को सिर्फ अपने होम ब्रांच से आप नहीं, आप दूसरे किसी ब्रांच से भी आप जाके एक्सेस कर सकते हो। अब स्टेटमेंट 3 पढ़ो। इट इज हाई डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच बैंक विथ ह्यूज एनपीए एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। एनपीए का कोई लेना देना है कोर बैंकिंग सोल्यूशन से? हम जो भी लोग मतलब थोड़ा बहुत भी पता है, अरे नहीं भी, ये सब क्वेश्चन कोई थोड़ी पढ़ के जाता है। ये सब क्वेश्चन मतलब आपको रोजमर्रा जिंदगी में मतलब आपको पता होना चाहिए। तो एनपीए से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही कट गया ये तीनों स्टेटमेंट। आंसर होगा 1 ओनली। सो इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस which enable customer to operate their account from any branch of the bank on its network regardless of where they open their account। कि होम ब्रांच कुछ भी हो, वो दूसरे अकाउंट दूसरे ब्रांच में जाके अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ये पढ़ो सेकेंड वाला। It is an effort to increase RBI control over commercial bank through computerization। RBI कंट्रोल करना चाह रहा है कमर्शियल बैंक को कंप्यूटराइजेशन के थ्रू? एकदम नहीं। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट मतलब कहने का क्या मतलब है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये है कि सारे ब्रांचेस ऑफ बैंक जो है वो सेंट्रल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। उससे होगा क्या कि आपका होम ब्रांच ये था, बट आप दूसरे ब्रांच से भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सारा ब्रांच सेंट्रल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। बस इतना सा। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर आपको इस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन भी होता कि इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआईज कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन, ये तो पता है ना कि एनपीए से कोई लेना देना नहीं है। पहुंच गया ना आंसर पे? तो बहुत बार हर स्टेटमेंट पे पीएचडी नहीं करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, ऑप्शन पे मतलब ऑप्शन भी साथ साथ देखते चलना है। अगर जिनको कोर बैंकिंग सोल्यूशन का सिंपल सा मतलब पता है वो तो जान रहे कि हाँ भाई दिस स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट, राइट? क्लियर है? ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट? अब देखो बोल रहा है विथ रेफरेंस टू बिटकॉइन समटाइम सीन इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बिटकॉइन क्या होता है? ये एक क्रिप्टो करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है जो कि ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है। ये फिजिकल फॉर्म में तो होगा नहीं। एंड दिस बिटकॉइन इज नॉट बैक्ड बाय एसेट्स लाइक गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक, अब आप बताओ, पढ़ो स्टेटमेंट। बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अगर ये होता तो कोई परेशानी ही नहीं होता। बिटकॉइन का एक गलत बात यही तो है कि इट कैन नॉट बी ट्रैक्ड ना। दिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी कंट्रीज का सेंट्रल बैंक। जैसे आरबीआई थोड़ी इसको रेगुलेट वगैरह कर रहा है। बिटकॉइन जो है वो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर काम कर रहा है। कोई गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे गलत हुआ तो ये गलत हो गया। अब देखो, anyone with Bitcoin address can send and receive Bitcoin from anyone else with a Bitcoin address। हाँ, Bitcoin transaction happen between user who have Bitcoin address। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन आपको वेरीफाई किया जाता है कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा, जो कि मल्टीपल कंप्यूटर परफॉर्म करता है। एंड सारे ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होते हैं, वो पब्लिक लेजर में, पब्लिक रजिस्टर में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 3 का क्या है? ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंट विदाउट इधर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ अदर। ये भी बात सही है, बस एड्रेस होना चाहिए। भेज दे रहे हैं, किसी को किसी के बारे में नहीं पता चलेगा, उसके आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चलेगा, इसीलिए तो गलत कामों में यूज हो रहा है। बिटकॉइन इज ट्रांसफर्ड ओनली टू वर्चुअल एड्रेस ना, इसका पर्सन के आइडेंटिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3। ठीक है, नाउ अब आता है हमारे चैप्टर 2 बैंक क्लासिफिकेशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज फ्रॉम 2023। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is considered a part of sterilization। अब हमें तो ये पता होना चाहिए ना पहले कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, तब तो हम मतलब आंसर तक पहुंच पाएंगे। सो स्टरलाइजेशन रेफर्स टू एक्शन टेकन बाय सेंट्रल बैंक, that is हमारे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो एक्शन टेकन बाय सेंट्रल बैंक टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑन कंट्रीज मनी सप्लाई, राइट? कि फॉरेन कैपिटल का अगर इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, उससे कंट्री के मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ रहा है, राइट? उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सेंट्रल बैंक एक्शन लेता है, वो एक्शन को स्टरलाइजेशन कहा जाता है। एंड दिस स्टरलाइजेशन हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इट हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। ठीक है, अब अगर आपको इतना पता होता तो क्या आंसर पे जा सकते थे?
देखते हैं। रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई लेना देना है हमने जो भी पढ़ा उससे। डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कोई लेना देना है इससे, बताओ। पर्पस क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। पर्पस क्या है? स्टेबलाइज करना इकोनॉमी को। ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, इसका कोई लेना देना है, बताओ। तो फिर बचता क्या है? कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो स्टरलाइजेशन के लिए सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करता है? आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को यूज करता है टू एडजस्ट द मनी सप्लाई। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन किस प्रकार से काम करता है? तो मान लो कि ये इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फॉरेन मनी या बहुत ज्यादा मनी इंटर कर गया है, तो आरबीआई उस वक्त क्या करेगा? आरबीआई उस वक्त गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल करेगा। जब गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल करेगा तो लोग इसको खरीदेंगे, बैंक इसको खरीदेगा गवर्नमेंट बॉन्ड को। तो बैंक के पास क्या चला जाएगा? गवर्नमेंट बॉन्ड। आरबीआई के पास क्या चला जाएगा? एक्सेस लिक्विडिटी। आरबीआई के पास क्या चला जाएगा? एक्सेस पैसा, एक्सेस मनी। तो मार्केट में पैसा जो है वो कम हो जाएगा। एंड जब इंडिया से मतलब बाहर, या मान लो इंडियन इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, तो उस वक्त आरबीआई क्या करेगा? उस वक्त आरबीआई जो है उस वक्त आरबीआई बैंक से क्या करता है? गवर्नमेंट बॉन्ड या अदर एंटिटी से गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो आरबीआई खरीदेगा। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगा तो आरबीआई इन लोगों को क्या देगा? पैसा। तो यहाँ फिर पैसा जो है वो बढ़ जाएगा। दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट। तो आप ओपन मार्केट ऑपरेशन को आप करके आप स्टरलाइजेशन कर रहे हो। आप ओपन मार्केट ऑपरेशन करके आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो फॉरेन कैपिटल के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को, के इम्पैक्ट को। समझ में आया? So sterilization is a monetary policy tool used by central bank to control money supply fluctuation and open market operation, that is buying and selling of government bond। ये मेन मेथड है, वन ऑफ द मेन मेथड है जिसके थ्रू स्टरलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, अब एक बार सिर्फ ये पूछा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, देख लेंगे जब भी पूछा है, राइट। तो इससे आपको समझ में आ रहा है क्या कि जो भी टर्म पूछ रहा है ना वो बहुत सरफेस लेवल पे, अगर आपको उसका मीनिंग मतलब है, अगर आपको मीनिंग पता है, देन यू विल बी इन पोजीशन टू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट 1 2 3 4। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। अब देखो जल्दी जल्दी समझते हैं। एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। स्टैटिक में अगर हम लोग इकोनॉमी उड़ान को कवर करते हैं तो वहां पे हम लोग डिटेल में सब पढ़ ही लेंगे, राइट। यहाँ बस हम जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि आप मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो एक हो गया आपको मनी मार्केट, एक हो गया कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या हो रहा है? तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन का ट्रांजैक्शन होता है, दैट इज लेस देन 1 ईयर। आप कोई ऐसा सिक्योरिटी जो 1 साल से कम में मैच्योर हो जाएगा, कोई ऐसा लोन जो 1 साल से कम में आपको रीपे करना है, जब इस प्रकार का व्यवस्था होगा तो उसको मनी मार्केट में वो आएगा, राइट। जबकि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म वो लोन हो या सिक्योरिटी हो, दैट इज ग्रेटर देन 1 ईयर। ठीक है, तो मनी मार्केट दिस वन डील्स विथ शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग that is less than 1 year। एग्जाम्पल क्या होगा? कॉल मनी मार्केट। एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रेजरी बिल्स मार्केट। कॉल मनी मार्केट में क्या होता है? वेरी शॉर्ट टर्म फंड आपको मिलता है, राइट। ये बैंक जो है ओवरनाइट के लिए लेंड करते हैं एक दूसरे से। ट्रेजरी बिल क्या होता है? तो ट्रेजरी बिल मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि 1 साल से कम में मैच्योर होता है उसको हम लोग ट्रांजैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों 1 साल से कम वाला हो गया, इसलिए मनी मार्केट में आ गया। कैपिटल मार्केट में क्या होता है? सो इट डील्स विथ लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट दैट इज मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे आपको आ जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, जो 1 साल से ज्यादा समय लेता है मैच्योर होने में। दूसरा स्टॉक मार्केट, जहाँ पे स्टॉक्स आर सोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि इनमें से चारों में से कौन कौन जो है वो कैपिटल मार्केट में आएगा। आप बताओ कौन आएगा? कॉल मनी किस में आता है? मनी मार्केट में। ट्रेजरी बिल किस में आता है? मनी मार्केट में। तो बचा कौन? गवर्नमेंट बॉन्ड एंड स्टॉक मार्केट, ये आता है कैपिटल मार्केट में। आंसर क्या होगा? 2 ओनली, राइट। सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी पढ़ा था हमने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एकदम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये, है ना। उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। सो हमने पहले तो ये देखा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? दिस इज डिजिटल वर्जन ऑफ कंट्रीज करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशूड बाय सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस सीबीडीसी इज फुली रेगुलेटेड। बस आप ये समझो कि ये फिजिकल कैश के जैसा ही काम करेगा लेकिन डिजिटल फॉर्म में। हमने इसके बारे में अच्छा खासा मतलब देखा है हमने, राइट। अब
CBDC को लेके पहला स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। CBDC कैन अलाउ पेमेंट विदाउट डिपेंडिंग ऑन US डॉलर और इंटरनेशनल सिस्टम्स लाइक स्विफ्ट, जो कि हम लोग ग्लोबल बैंक ट्रांसफर में यूज करते हैं। दिस कैन रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन फाइनेंशियल सिस्टम एंड कंट्री के इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को क्या करेगा, और मजबूत करेगा, राइट। दूसरा स्टेटमेंट, a digital currency can be distributed with the condition programmed into it such as time frame for spending it। ये भी स्टेटमेंट सही है। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि एक CBDC है ना, तो दिस CBDC कैन बी प्रोग्राम्ड विथ स्पेसिफिक कंडीशन फॉर स्पेंडिंग। जैसे एक गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट आपको वेलफेयर पेमेंट के लिए डिजिटल करेंसी ला सकता है, राइट। दैट मस्ट बी spent within a specific time, that must be spent only for certain goods। कि ये जो मनी है, ये मनी आप सिर्फ इसी चीज को खरीदने के लिए, मान लो आप सिर्फ 1 kg आप राइस खरीदने के लिए ही सिर्फ आप यूज कर सकते हो। तो आपको दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, both 1 and 2। Now question number 4, this is from 2022। First statement is, in India credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India। थोड़ा बहुत भी अगर पता होता क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में कि वो काम क्या कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट आप ऐसे भी गलत कर देते हैं कि हाँ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा, ICRA, द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA या ICRA is a public limited company। This is correct। Third one, Brickwork Rating is an Indian credit rating agency। This is also correct। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 and 3। अब आप एक बात बताओ, मान लो आपको नहीं पता है कि ICRA जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपको नहीं पता है कि ब्रिकवर्क रेटिंग जो है ये एक इंडियन रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, नहीं पता है, ठीक। ये तो पता होना चाहिए ना, मतलब कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो RBI रेगुलेट नहीं करता है, ये SEBI रेगुलेट करता है। अगर ये स्टेटमेंट आपको पता है कि SEBI रेगुलेट करता है, तो आप 1 इसमें था, 1 इसमें था, 1 इसमें था, आप काट देते, आंसर क्या बचता आपका, 2 and 3, B। आप पहुंच जाते वैसे भी आंसर पे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता क्या है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है ये इवेल्युएट करता है, ये आपको रेट करता है, किनको, कंपनीज को, बैंक्स को, गवर्नमेंट्स को, बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट वर्दीनेस, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू रीपे द लोन। एंड इससे होता क्या है, इन्वेस्टर डिसाइड कर पाते हैं कि whether the borrower is financially stable और नॉट। तो अगर मान लो कोई कंपनी है, कोई बैंक है, कोई गवर्नमेंट है, अगर इसका क्रेडिट वर्दीनेस अगर अच्छा है, राइट, इसका एबिलिटी टू रीपे लोन अगर इसका है इनका, तो जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि ठीक है भाई, हम अगर पैसा इसमें लगा रहे हैं तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं। तो ये क्रेडिट वर्दीनेस कौन डिसाइड करता है, कौन बताता है, तो ये आपको बताते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे ये भी बात आपको दिमाग में रखना है कि सारे के सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो SEBI के द्वारा नहीं रेगुलेट होते, राइट। सम आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय RBI फॉर बैंक रिलेटेड रेटिंग्स, राइट। लेकिन ये स्टेटमेंट से आपको क्या पता चल रहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसको RBI ये कर रहा है, रेगुलेट करता है, तो ये मतलब ओवरऑल मतलब बता रहा है बात, तो ये गलत हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा लिखता है ना कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय SEBI, तो वो सही है। लेकिन अगर एकदम से ऐसा लिख देता है कि सारा का सारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज रेगुलेटेड बाय SEBI, तो भी वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो इन्फ्लेशन क्या है, एक सेकंड, इन्फ्लेशन क्या है, ज्यादा है। अब RBI अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करेगा तो इसका मतलब है जिससे बाई कर रहा है, अगर मान लो ये बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई कर रहा है, तो इसका मतलब RBI बाई कर लिया, तो इसका मतलब कि बैंक के पास क्या जाएगा, पैसा, मतलब मार्केट में क्या आएगा, पैसा। तो अगर मार्केट में पैसा आएगा तो वो इन्फ्लेशन तो और बढ़ा देगा ना। जब भी इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब किसी भी एक चीज का दाम बढ़ रहा है, तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, RBI का पर्पस, RBI का गोल क्या होना चाहिए उस केस में, कि पैसा को कम कर दिया जाए। अगर पैसा कम होगा, क्या होगा, तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा, तो लोग ये पर्टिकुलर चीज जिसका दाम अभी बढ़ा हुआ है उसको लोग डिमांड नहीं करेंगे। जब डिमांड नहीं करेंगे तो इसका दाम जो है वो फिर से कम हो जाएगा। समझ में आया। सो आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि कौन से काम करने से पैसा बढ़ेगा या घटेगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है तो उस केस में RBI जो है वो गवर्नमेंट
सिक्योरिटी को बाई करेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई बाई करता है बैंक से तो ये बैंक को देगा पैसा। बैंक के पास अगर पैसा है इसका मतलब इकोनॉमी के पास, इकोनॉमी में पैसा आ गया, मार्केट में पैसा आ गया, तो उससे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा ही ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे वन गलत हम आंसर पे पहुंच गए। हमको बाकी मतलब नहीं भी समझ में आ रहा ना कि डिप्रिशिएशन एंड ये वो सारा कुछ हम नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं तो भी हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। एंड इकोनॉमी का मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इसी प्रकार का होता है। फिर भी चलो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ द रूपी इज वाइडली डेप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैसे सही है देखो, समझने का प्रयास करना। डिप्रिसिएटिंग का कहने का क्या मतलब है, ऐसे समझो कि पहले $1 आपको 50 रुपए था, डिप्रिसिएट कर गया ना, मतलब आपका पैसा कमजोर हुआ। तो आपका पैसा कमजोर हुआ इसका मतलब क्या कि अब आप $1 का आप 60 रुपए दे रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आपका पैसा, ये मत समझना कि आपको फायदा हो रहा है। आप ये देखो ना कि आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो कि पहले जो $1 50 रुपए का था वो अब $1 60 रुपए का हो गया। मतलब आप किसी से अगर $1 आप ले रहे हो तो आपको पहले जो 50 देना होता था अब आप 60 दे रहे हो। इसका मतलब आपके इंडियन रुपी का वैल्यू कम हुआ है, आपका पैसा कमजोर हुआ है। ठीक है बात। तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो है वो डॉलर को बेचेगा, सेल करेगा अपने फॉरेक्स रिजर्व से। मार्केट में वो सेल करेगा आरबीआई। उससे क्या फायदा होगा, जब आरबीआई डॉलर को सेल करेगा तो इसका मतलब मार्केट में क्या बढ़ जाएगा, मार्केट में डॉलर बढ़ जाएगा। तो आप नॉर्मल मतलब इकोनॉमी वाला बुद्धि लगाओ यहाँ पे। अगर मार्केट में ये डॉलर बढ़ गया इसका मतलब क्या है कि अब इसका डिमांड कम हो जाएगा। जब इसका डिमांड कम होगा तो आपका जो मनी है वो मनी क्या होगा, आपका जो इंडियन रुपी है वो इंडियन रुपी स्टेबलाइज हो जाएगा, नहीं होगा। बस ऐसे समझना, ठीक है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ये $1 50 रुपए का था, अब $1 60 रुपए का हुआ। ऐसा कब हुआ होगा, जब ये डॉलर कम रहा होगा मार्केट में, राइट। तभी तो मतलब मान लो बहुत सारे लोग डॉलर खरीदने के लिए आए, अपना इंडियन रुपी डॉलर से एक्सचेंज करने के लिए आए। तो कुछ लोग बोले कि हम 50 में देंगे, कुछ लोग बोले 60 में देंगे, कुछ लोग बोले 70 में देंगे। तो अब ये तीनों को डॉलर चाहिए था, एक ही डॉलर था। तो क्या हो गया कि डिमांड ज़्यादा हुआ डॉलर का, क्योंकि डॉलर कम अमाउंट में था, कम क्वांटिटी में था, तो डिमांड डॉलर का ज्यादा हुआ। तो क्या हो गया, डॉलर का दाम बढ़ गया। ये जिसके पास डॉलर है वो क्या बोला कि सुनो हम 50 में नहीं देंगे, अब हम 60 में देंगे। तो ये तैयार हो गया। तो डॉलर का रेट $1 60 रुपए का हो गया। ठीक। अब इस केस में आरबीआई क्या करेगा, जब देख रहा है कि अच्छा डॉलर कम है, तब तो ये सिचुएशन हुआ ना। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई मार्केट में डॉलर बढ़ा देगा। तो जब डॉलर बढ़ाएगा तो अब ये इंसान इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी चला जाएगा, इसके पास भी चला जाएगा। तब इसके पास ऑप्शन रहेगा क्या बढ़ाने का, नहीं रहेगा। समझ में आया। अब इससे ज्यादा ब्रेक डाउन करके हम मतलब नहीं समझा सकते अभी। तो आरबीआई इस केस में क्या करेगा, जब भी रुपी डिप्रिसिएट करेगा आरबीआई डॉलर सेल करेगा मार्केट में, ताकि आपके इंडियन रुपी का वैल्यू जो है वो स्टेबलाइज कर सके। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो, इफ interest rate in USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars। ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, देखो अगर यूएस में, अगर यूरोपियन यूनियन में अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करे हुए थे, मान लो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में, तो उनको अब इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ से पैसा निकाल के वो क्या करेंगे, वो इंडियन इकोनॉमी में लगाने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इनको फायदा ही नहीं हो रहा है ना। समझ में आया बात। सो दे विल मूव देयर मनी टू इंडिया। अब जब वो इंडिया में आएंगे तो वो क्या करेंगे, बहुत सारा डॉलर्स लेते आएंगे, क्योंकि जो पैसा उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट करा था, चूंकि वहां पे अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो वो पैसा वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी में। इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डॉलर आ जाएगा। अब उससे होगा क्या, बहुत ज्यादा डॉलर तो आ गया। अब उसके कारण क्या होगा, हमारा इंडियन रुपी जो है वो अप्रिशिएट कर जाएगा, मतलब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। डिप्रिशिएट वाला केस देखे थे, अप्रिशिएट कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले $1 जो है वो 50 रुपए का था, तो अब $1 जो है वो कितने 40 रुपए का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे वैल्यू, हमारे करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। समझ में आई ये बात, हमारे करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। कि पहले हम $1 का 50 रुपए देते थे, अब हम बोल रहे कि सुनो तुमको बेचना है ना $1, बेचो, लेकिन हम 40 रुपए ही देंगे। इसका मतलब मेरा करेंसी मजबूत हुआ ना, मेरा करेंसी वैल्यू गेन किया, राइट। एंड मेरा करेंसी अप्रिशिएट क्यों हुआ, बिकॉज अब मार्केट में बहुत ज्यादा डॉलर है। तो बहुत ज्यादा डॉलर है तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अब इनको भी अपना डॉलर बेच के इंडियन रुपी चाहिए, राइट। इनको भी डॉलर बेच के इंडियन रुपी चाहिए, इनको भी बेचना है अपने डॉलर को। तो उस केस में होगा क्या, ध्यान से समझना कि
पहले जो $1 आपको 50 रुपए में था, अब चूंकि मार्केट में डॉलर बहुत ज़्यादा है, राइट, एंड इस पर्सन को बेचना है अपना डॉलर, इसके पास जो डॉलर है, तो वो क्या बोलेगा, मान लो किसी इंडियन को कह रहा है ये आदमी कि सुनो प्लीज़ हमको तो डॉलर बेचना है, तो एक काम करो 50 रुपये मत देना हमको 40 रुपये ही दे दो, लेकिन बस मेरे से डॉलर खरीद लो। क्यों? क्योंकि डॉलर इसके पास बहुत ज़्यादा है, मार्केट में डॉलर बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या हुआ, फिर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी कोई आएगा, वो बोलेगा सुनो ना, मेरा डॉलर जो है वो हमको 40 भी नहीं, हमको 30 रुपये ही दे दो, क्योंकि मार्केट में डॉलर बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा होगा उसका वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए कम हो रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू तो एक तरीके से देखो तो ये वैल्यू कम ही हो रहा है, लेकिन अगर हमारे इंडियन रुपी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हमारा इंडियन रुपी जो है वो मजबूत हो रहा है। तो अब ये अप्रिशिएशन जो हो रहा है, मतलब 50 रुपए था, फिर 40 रुपए हो गया, 30 रुपए हो रहा है ना, भले पैसा हमारा मजबूत हो रहा है, लेकिन ये जो अप्रिशिएशन है वो भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, राइट। अब इस रुपी अप्रिशिएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई आएगा एंड मान लो इतना डॉलर मार्केट से लेके अपने पास चला जाएगा, ताकि क्या हो, ताकि मार्केट में सिर्फ इतना ही डॉलर बचे, ताकि सिचुएशन जो हो वो पहले वाला ही हो जाए, 50 रुपए का 50 रुपए ही रहे। समझ में आया बात? तो अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में, यूरोपियन यूनियन में गिरता है, फॉल होता है, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय द डॉलर्स। तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, डॉलर खरीदेगा। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3। हमने पहले ही देखा था कि ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई नहीं करेगा, सेल करेगा। ये देखा था हमने ये भी देखा कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। इफ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड जैसे हमारा पहला स्टेटमेंट गलत होता है तो हमारे पास सिर्फ बचता है बी, 2 और 3। तो बहुत ज़्यादा अगर ये नहीं भी समझ में आता तो भी हम आंसर पे पहुंच जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड हेयर ऑल्सो, राइट। लेकिन हम जो आपको यहाँ पे अपने भाषा में समझाए हैं, आप उस पर फोकस करना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल for maintaining price stability by controlling inflation? Department of Economic, Department of Consumer Affairs, Expenditure Management Commission, Financial Stability and Development Council या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा, दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द currency and credit system, this Reserve Bank of India is responsible for monetary policy implementation, foreign exchange reserve management, government debt management, financial regulation and supervision. This Reserve Bank of India is banker to bank and governments, that is it act as a lender of last resort, it manages government accounts. So हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में तो पढ़ते ही हैं, राइट। 4% ±2%, क्या है ये, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, किसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेस्पेक्ट में। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, राइट। जो भी आपके काम का इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। एंड हाँ, बहुत बार ये भी होता है ना कि बहुत आसान क्वेश्चन देख के अब लगने लगता है कि सही में ये आंसर होगा कि नहीं, तो अपने पढ़ाई पे आपको विश्वास करना है। अब ये सब क्वेश्चन पे एंड ये सब ऑप्शन पे अगर आप सोचने लगोगे एग्जाम में कि ये क्यों नहीं हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है क्या, इसका मतलब बहुत ज्यादा रिवीजन चाहिए। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, इन इंडिया सेंट्रल बैंक का फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 2021 का क्वेश्चन है। देखो आरबीआई जो है वो मल्टीपल रोल्स प्ले करता है, राइट। हमने देखा मॉनेटरी स्टेबिलिटी, हमने देखा करेंसी मैनेजमेंट, क्रेडिट सिस्टम को मैनेज करना, मॉनेटरी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, इस तरीके से बहुत कुछ हमने देखा। तो जब हम ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इट प्रोवाइड इमरजेंसी लोन टू द बैंक। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है तब आपको यहाँ से पैसा मिल रहा है। किसके लिए है ये बैंक्स के लिए है। इट हेल्प्स बैंक फेसिंग अ टेम्पररी लिक्विडिटी क्राइसिस। इससे होगा क्या, इट विल प्रिवेंट द बैंक फ्रॉम फेलिंग, राइट। इट प्रोटेक्ट द इकोनॉमी। कैसे,
तो इट प्रिवेंट द डोमिनो इफेक्ट, जहां पे एक बैंक अगर फेल हो रहा है ना तो वो पूरे इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को खराब कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है, उस चीज को भी ये प्रोटेक्ट करता है जब आरबीआई एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट काम करता है तो, राइट। अब पहला बात पढ़ो, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वन गलत हो गया। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग टेम्पररी क्राइसिस, दिस इज करेक्ट। अब 2 and 2 यहाँ पे है। लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स, अब बताओ ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 ओनली, राइट, ठीक है। प्रोवाइड emergency liquidity supports to bank to prevent the financial stability. 2. Now question number 8. The money multiplier in an economy increases with which one of the following? अब सबसे पहला तो बात ये है कि ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। So money multiplier explains how banks increases the total money supply through lending. मनी मल्टीप्लायर क्या समझा रहा है आपको? मनी मल्टीप्लायर ये समझाता है, ये एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से बैंक जो है वो टोटल मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है थ्रू लेंडिंग, लोन देके किस प्रकार से टोटल मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग मनी मल्टीप्लायर में समझते हैं। जब कभी भी ये बैंक है, जब कभी भी इसको डिपॉजिट मिलता है, राइट, सो इस डिपॉजिट का कुछ पोर्शन उसको रिजर्व में रखना पड़ता है। पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस जो आसान भाषा में आपको हम समझा रहे, बस दिमाग में बैठा हो कहानी को। जब कभी भी ये बैंक है, ये बैंक में जब कभी भी पैसा कोई आता है, डिपॉजिट करता है, सो व्हेन अ बैंक गेट्स डिपॉजिट इट कीप्स अ पोर्शन एज रिजर्व, तो कुछ पोर्शन को तो रिजर्व में रख दिया, कुछ पोर्शन जो बचा, वो जो पैसा बचा उसको क्या करता है, उसको वो लेंड कर देता है, दे देता है एज अ लोन, आप यही समझ लो। तो उससे होता क्या है, उससे नया पैसा बनता है। अब ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है, मल्टीप्लाइंग द टोटल मनी इन द इकोनॉमी, दिस इज मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर कौन कौन से फैक्टर्स के कारण इफेक्ट होता है? तो पहला, लोग अगर ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग एक्टिविटी अगर करेंगे, राइट, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक को यूज करेंगे तो डिपॉजिट ज्यादा होगा, डिपॉजिट ज्यादा होगा तो बैंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंड करेगा। अरे कुछ पैसा रिजर्व में रख के बाकी पैसा तो लेंड करेगा, तो मनी सप्लाई क्या होगा, ग्रो कर जाएगा। दूसरा, हाई कैश रिजर्व रेशियो, तो अगर हाई कैश रिजर्व रेशियो होगा इसका मतलब बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा। या हाई एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, पढ़ लेंगे, ये दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। बस अभी आप ये समझो कि सीआरआर एंड एसएलआर एक तरीके का क्या है, ये रिजर्व है। अब अगर सीआरआर भी ज़्यादा है, एसएलआर भी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप कहाँ रख रहे हो, बैंक कहाँ रख रहा है, रिजर्व में। इसका मतलब उसके पास पैसा जो है वो देने के लिए कम बच रहा है, लोन में देने के लिए बहुत कम पैसा बच रहा है। तो अगर हाई सीआरआर है, हाई एसएलआर है, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, ये भी कम होगा, लोअर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन सीआरआर रेशियो इन द बैंक, तो इससे तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा ना, मनी सप्लाई कम होगा। इंक्रीज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगर सीआरआर से कम हो रहा है तो एसएलआर को भी बढ़ाने से कम ही होगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या, बैंकिंग एक्टिविटी बढ़ जाता है, लोग बैंक से जुड़ जाते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं है तो ये तो पक्का नहीं होगा। बचता क्या है, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, कि लोग अगर बैंकिंग हैबिट लोगों में है, लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब लोग जो है वो बैंक को यूज करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, वो पैसा डिपॉजिट होगा, तो उसी में से कुछ पैसा बैंक रिजर्व में रख के बाकी पैसा क्या करेगा, लेंड करेगा, उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता तो आप सोचते, थोड़ा सा सोचते कि अगर सीआरआर बढ़ाने से होगा कोई चीज, मान लो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, तो एसएलआर बढ़ाने से क्यों नहीं हो सकता है। एंड हम मान के चल रहे कि थोड़ा बहुत आपको सीआरआर एसएलआर पता होता, राइट, ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे थे तो अगर ये होगा तो ये भी होगा। अब दो आंसर तो इसमें हो नहीं सकता है। अब ये दोनों में देखो, मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी का बात हो रहा है, तब आप ये दोनों में आप किस आंसर पे जाओगे, आप बताओ। अगर पॉपुलेशन बढ़ भी गया तो उससे क्या हो गया, बहुत से गरीब कंट्री है, वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अब बैंक नहीं है, लोगों में बैंकिंग हैबिट नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, तो मनी मल्टीप्लायर का बात आएगा भी कहां से। तो आंसर अगर कुछ भी नहीं सोच पाते तो भी आंसर आप सी पे जाते। एंड यही सब तो यूपीएससी चेक कर रहा है ना, कि अगर कोई बच्चा अगर ए को गलत कर रहा है तो बी को भी गलत करे वो, ठीक है, समझ में आया। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, 2021 का क्वेश्चन है। अब सॉल्व करने के पहले सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये यील्ड क्या होता है। सो बॉन्ड्स
else refer to return an investor expect to earn from a bond। इसको यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में या फिर इंटरेस्ट रेट में। ठीक, अब बात को समझने का प्रयास करना कि एक इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको रिटर्न मिलेगा जब वो किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड्स यील्ड। अब हमसे पूछ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, जो इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड है, मतलब जो रिटर्न मिलने का एक्सपेक्टेशन है, वो इन्फ्लुएंस होगा इनमें से किससे? ए बी सी 1 2 3 किससे? एक्शन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व एकदम होगा, समझेंगे क्यों होगा। दूसरा, एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे भी होगा। इन्फ्लुएंस का बात हो रहा है ना, यील्ड। अब वो यील्ड आपको ज्यादा मिले कम मिले डजंट मैटर, इन्फ्लुएंस का बात हो रहा है। जब यूएस फेडरल रिजर्व से आपको के एक्शन से अगर इन्फ्लुएंस होगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शन से क्यों नहीं वो इन्फ्लुएंस होगा? तो 1 और 2 तो पक्का सही है, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, इससे भी इन्फ्लुएंस होगा। आंसर क्या होगा? डी 1 2 और 3। समझते हैं। पहला समझ क्या कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व। अब मान लो कि यूएस बॉन्ड वो अगर हायर इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करा है वो किस पे इन्वेस्ट करने लगेंगे? वो यूएस बॉन्ड पे इन्वेस्ट करने लगेंगे, क्योंकि यूएस बॉन्ड हायर इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि इंडियन बॉन्ड का डिमांड जो है वो कम हो जाए, क्योंकि लोग फॉरेन इन्वेस्टर इसको बेच के यहाँ भाग रहे हैं क्योंकि ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। दूसरा देखो, एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, रेपो रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब कुछ इफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट को। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? कम होगा। यील्ड क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि फिस्कल पॉलिसीज जैसे गवर्नमेंट बजट्स, गवर्नमेंट बोरोइंग, बजट डेफिसिट्स, ये सब भी आपको यील्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं, रिटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमने यूएस फेडरल रिजर्व वाला देख लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देख लिया। इसके बाद ये थर्ड देखो, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। क्या होगा? इंटरेस्ट रेट हो, इन्फ्लेशन हो, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये सारा कुछ क्या करेगा? इन सब चीजों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का डिमांड जो है, डिमांड सप्लाई, उसको इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा यील्ड का डिमांड करेगा, ताकि उसका जो परचेजिंग पावर कम हो रहा है वो परचेजिंग पावर को वो कंपनसेट कर पाए। समझ में आया बात? सो तीनों इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे पढ़ लेना सब कुछ, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2021 का ये क्वेश्चन है। बोल रहे दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बात हो रहा है। इतने सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बैन किए जाते हैं, इतना सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, इतना ज़्यादा तो न्यूज़ में होता है। एंड ये सारा काम कौन करता है? आरबीआई करता है। तो उसी से पता होना चाहिए था ना कि दीज आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर ये स्टेटमेंट आपको पता होता है कि दीज आर नॉट सुपरवाइज्ड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये स्टेटमेंट सिर्फ पता होता तो भी आप आंसर पे पहुंच जाते ना। स्टेटमेंट 1 गलत है तो ए सी डी तीनों गलत हो गया, आंसर डायरेक्ट बी पे पहुंच गए 2 और 3। तो पहले क्या होता था? पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वर रेगुलेटेड बोथ बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड आरबीआई। ठीक, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने फुल कंट्रोल किसको दे दिया? आरबीआई को ओवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रिमूविंग द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? मेरा गलत हुआ। हम लोग तो डायरेक्ट आंसर पे पहुंच ही गए, लेकिन फिर भी देख लो क्या कह रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कि दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। अब देखो जनरली ना ये सब स्टेटमेंट नहीं दिमाग में मतलब क्लिक हो पाता है कि ये सही है गलत है, इसीलिए मतलब आपको क्या है एक कोई स्टेटमेंट पकड़ के उस पर पहुंचना है। जैसे आपको समझ में आया कि 1 गलत तो ये गलत, समझ में आया 1 गलत तो ये गलत, समझ में आया 1 गलत तो ये भी गलत, क्योंकि ये तीनों में 1 है। तो जहां तक ये लिखा हुआ है ना कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, दिस इज करेक्ट। इन 2021 RBI issued draft guideline allowing the primary urban cooperative bank to raise capital by issuing equity share, preference share, debt instrument to strengthen their financial position. Statement 3 के बारे में अगर देखते हैं कि urban cooperative bank were brought under the purview of Banking Regulation Act of 1949 through amendment in 1966. दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड फिर हमने ये भी देखा था कि डुअलिटी ऑफ कंट्रोल था
मतलब ये रेगुलेट किए जाते थे आरबीआई के द्वारा भी एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा भी, लेकिन 2020 में ये डुअलिटी को भी खत्म कर दिया गया है ना। आरबीआई को फुल कंट्रोल मिल गया है विद रिस्पेक्ट टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये भले ही हम लोग ये सारा स्टेटमेंट पढ़ ले रहे हैं, लेकिन बात को समझना ऐसे है कि क्वेश्चन किससे सॉल्व हो रहा है। बस इतना ही पता होना चाहिए था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आरबीआई रेगुलेट करता है, बात खत्म, आंसर पे पहुंच जा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। नाउ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस इज फ्रॉम 2020। पहला स्टेटमेंट है, इन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड इसी तरीके का स्टेटमेंट एक बार पहले भी पूछा है, राइट। तो जहां तक शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी का बात है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो क्या कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो ज़्यादा क्रेडिट देता है इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, समझेंगे हम लोग, राइट। दूसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। दिस इज करेक्ट। सो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा B2 ओनली। नाउ अब ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये क्या है, तो दीज आर रूरल लेवल cooperative bank, right, that provide credit to farmer through PACS, that is primary agricultural credit societies, right। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, ये कह रहा था पहला स्टेटमेंट कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक करता है, एंड ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड आरआरबी से भी ज्यादा करता है। सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है ना, इट प्रोवाइड मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर अराउंड 79%, जबकि रीजनल रूरल बैंक जो है ये आपको 5% के आसपास देता है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मतलब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड ये दोनों का अगर जोड़ देंगे तो आपको कितना हो गया, 84%। एंड अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट का बात करेंगे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट का अगर बात करते हैं, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है ना वो अलोन 60% प्रोवाइड करता है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये आपको 30% प्रोवाइड करता है, राइट। तो इन जनरल भी पूछे या शॉर्ट टर्म क्रेडिट के रेस्पेक्ट में पूछे, ये स्टेटमेंट गलत ही होगा। क्यों, क्योंकि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करता है, पहले भी एक बार पूछा है ये, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्यों सही है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सपोर्ट वेरियस कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशली प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ये PACS जो है ना ये फार्मर को क्रेडिट देता है एट विलेज लेवल। इसको फंड कहाँ से आता है PACS को, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये इसको फंड देता है, ये फार्मर को फंड देता है एट द विलेज लेवल। तो इस लॉजिक से होगा क्या, आपका ये स्टेटमेंट सही होगा, सिर्फ 2 सही है, 2 ओनली, ठीक है। वो चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, देखो, इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be, this is 2020 का क्वेश्चन। तो हमें पहले तो ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ये एक ऐसा अकाउंट है जब आपको जरूरत है आप तब इसमें पैसा डिपॉजिट करते हो, एंड जब आपको जरूरत है तब आप इससे पैसा निकाल लेते हो। दिस इज डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में समझे तो कि यहाँ जो आप पैसा जमा करते हो वो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपको रखना पड़ता है, उसके बाद ही आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, राइट। तो डिमांड डिपॉजिट कैसा हो गया कि आपको जब जरूरत है, आपको जब डिमांड है, आप तब यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, राइट। दूसरा, ये एग्रीगेट मनी क्या होता है, व्हाट इज दिस एग्रीगेट मनी सप्लाई। क्या होता है एग्रीगेट मनी सप्लाई, सो इट रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो कि अवेलेबल है कहाँ पे, पूरे इकोनॉमी में, राइट। सो इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो कि आपको इकोनॉमी में अवेलेबल है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है इट इंक्लूड्स करेंसी, दैट इज इट इंक्लूड कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स तो हमने देखा कि मनी इन द बैंक अकाउंट दैट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। ये दोनों मिलके मतलब करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट मिलके बनता है आपका एग्रीगेट मनी सप्लाई, राइट। अब एग्रीगेट मनी सप्लाई में आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि द मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, द मनी हेल्ड बाय आरबीआई, ये पैसा जो है ये एग्रीगेट मनी में नहीं आता है, सिंस इट इज नॉट इन सर्क्यूलेशन। ठीक, हमारा काम सिर्फ यहीं से चल जाएगा कि एग्रीगेट मनी क्या होता है, एग्रीगेट मनी सप्लाई क्या होता है, तो करेंसी इन कैश, करेंसी या कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट। अब आप क्या किए, आपने 1 लाख रुपए विड्रॉ किया इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट, तो आपने डिमांड डिपॉजिट से विड्रॉ करके
आपके पास अभी वो कैश में है, तो एग्रीगेट मनी में क्या आपको चेंज देखने को मिलेगा? तो कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो डिमांड डिपॉजिट में था वो अब कैश में है। ओवरऑल ये जो सम है, ये सम तो ओवरऑल वही रह गया ना। समझ में आया? बहुत ब्रेक डाउन करके अगर समझाएंगे तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा, राइट। सिंपल सा बात है, मतलब ऐसे अगर समझना है तो समझो कि घर में मान लो कितने आम है, राइट। अब जैसे एक मान लो आपको राम हो गया, एक रोहित हो गया। अब राम के पास मान लो 5 आम था, रोहित के पास मान लो 2 आम था। हम आपसे पूछ रहे हैं कि घर में कितना आम है, तो आप बोलोगे 7, ठीक है। अब रोहित ने क्या करा, रोहित ने अपना दोनों आम राम को दे दिया, तो राम के पास कितना हो गया 7, रोहित के पास कितना हो गया 7, 0। अभी भी हम आपसे पूछ रहे हैं यही कि घर में कितना आम है, तो घर में 7 ही आम होगा, राइट। तो वो आम बस एक फॉर्म से दूसरे जगह पे चला गया, तो वो जो पैसा था वो पैसा डिमांड डिपॉजिट से कैश के फॉर्म में हो गया, राइट। तो एग्रीगेट्स मनी सप्लाई क्या हुआ? ये तो यही हुआ, करेंसी इन कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट। तो एग्रीगेट्स मनी सप्लाई क्या होगा? वो अनचेंज्ड रह जाएगा, है ना। टोटल मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, दैट विल रिमेन द सेम। सो एग्रीगेट मनी सप्लाई डज नॉट चेंज, ठीक है। बस फॉर्म ऑफ मनी बदल गया, मतलब कैश और बैंक बैलेंस। तो यहाँ जो बैंक बैलेंस था वो अब आपको कैश के फॉर्म में दिख रहा है, फॉर्म बदल गया। टोटल मनी सप्लाई वो रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के पहले ये वही सेम एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताया, राइट। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following it would not do? मतलब अगर RBI expansionist policy को अडॉप्ट कर रहा है, डिसाइड किया है कि वो expansionist policy को अडॉप्ट करेगा, तो इनमें से वो क्या नहीं करेगा? सबसे पहला expansionist policy क्या होता है? expansionist policy नाम से पता चल रहा है एक्सपेंशन का बात हो रहा है। मतलब किसका बात हो रहा है? मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का बात हो रहा है। मनी सप्लाई को इकोनॉमी में हमको क्या करना है? इंक्रीज करना है, राइट, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। दिस इज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, दिस इज एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके लिए आरबीआई कैसे, मतलब क्या करेगा, आप खुद बताओ। इसके लिए आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट वगैरह कम करेगा। उससे होगा क्या? अगर रेपो रेट को कम करेगा तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि बैंक्स ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। अब बैंक अगर ज्यादा से ज्यादा कम रेट पे लोन ले रहे हैं, राइट, तो बैंक क्या करेगा? बैंक कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा लोन देगा। एंड चूंकि बैंक को यहाँ से कम रेट पे लोन मिला है आरबीआई से, तो बैंक भी लोगों को कम रेट पे लोन देगा। आरबीआई और क्या करेगा? तो आरबीआई, जैसे हमने पढ़ा था रिजर्व्स के बारे में, है ना, पढ़ा था हमने, सीआरआर, एसएलआर। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई आपको ये रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी कम कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब बैंक को कम पैसा रिजर्व में रखना होगा। तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि जो पैसा ये पहले रिजर्व में रख रहा था, अब वो पैसा फ्री है, तो अब वो भी पैसा को बैंक जो है वो क्या कर सकता है? लोन के फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। तो ये तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में हुआ ना, मतलब ये तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में ये सब किया जाएगा बैंक के द्वारा। इसमें पूछ रहा है क्या नहीं करेगा आरबीआई? तो पहला देखो, कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये तो करेगा कि नहीं करेगा, आप बताओ। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अगर आरबीआई डिसाइड किया है कि अडॉप्ट करेगा, तो वो एसएलआर को कम करेगा ना। एसएलआर को कम करेगा तभी तो बैंक के पास क्या होगा? बैंक को रिजर्व में पैसा अब कम रखना पड़ेगा। मतलब कि बैंक जो है उसके पास पैसा ज्यादा रहेगा, जो पैसा को वो लोन में दे सके, राइट, जो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़े। तो ये तो आरबीआई करेगा ना। हमसे पूछ रहा है क्या नहीं करेगा, तो ये तो करेगा, फर्स्ट वाला। थर्ड देखो, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। रेपो रेट एंड बैंक रेट को कम करेगा, तो ये भी करेगा। अगर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी आरबीआई को अपनाना है, इफ आरबीआई हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो क्या करेगा? वो रेट को कम करेगा ना, रेपो रेट को, बैंक रेट को कम करेगा, जिससे बैंक जो है वो सस्ते दर पे लोन उठाएगा। अब जब बैंक को सस्ते में लोन मिलेगा, सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो बैंक आम आदमी को भी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडियन इकोनॉमी में आपको बहुत सारा पैसा दिखेगा। तो ये भी आरबीआई करेगा। हमसे पूछ रहा है क्या नहीं करेगा, तो 1 और 3 तो पक्का करेगा। तो 1 इसमें है, ये नहीं होगा। 1, 3 इसमें है, ये नहीं होगा। 1 और 3 इसमें है, ये नहीं होगा। आंसर डायरेक्ट हम 2 पे पहुंच गए। ये तो ऐसे हो गया। अब डायरेक्ट देखो कुछ स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है एमएसएफ रेट को बढ़ाएगा। ये आरबीआई जो है ये काम नहीं करेगा, एमएसएफ को बढ़ाएगा नहीं। एमएसएफ क्या है? एक प्रकार का रेट है, राइट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है ये एक तरीके का इमरजेंसी बोरोइंग रेट है। तो अगर एमएसएफ ज्यादा होगा तो क्या होगा? एमएसएफ ज्यादा होगा तो बैंक जो है वो कम पैसा लेगा, कम लोन लेगा। बैंक अगर कम पैसा लेगा
तो वो लोगों को भी क्या करेगा, वो लोगों को भी कम पैसा देगा, एंड दैट टू एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक को खुद ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिला है। तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जब होना चाहिए तो एमएसएफ रेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है एमएसएफ रेट ज्यादा है, हमसे पूछ रहा है आरबीआई क्या नहीं करेगा। तो आरबीआई अगर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है तो आरबीआई सेकंड नहीं करेगा, मतलब एमएसएफ को बढ़ाएगा थोड़ी, एमएसएफ को तो कम करेगा ना, यहाँ लिखा हुआ है बढ़ाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या नहीं करेगा, आंसर क्या होगा, B2 ओनली। ठीक है, ये नहीं करेगा। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दिस इज फ्रॉम 2019। बहुत मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ये सब जनरली नहीं पढ़ते हम लोग, लेकिन आपको वहां पे दिमाग लगा के सोचना है, आप आराम से ये सब कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। अब सबसे जरूरी तो ये है कि हमें पता चले कि एसेट्स क्या होता है। तो अगर आपको पता है कि लाइबिलिटी क्या होता है, अगर आपको पता है एसेट्स क्या होता है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। लाइबिलिटी क्या होता है कि मान लो ये एक पर्सन है, पर्सन ए, ये एक पर्सन है, पर्सन बी। इसने ए ने बी को मान लो 100 रुपीज का लोन दिया। राइट, किसने किसको दिया आपको समझ में आ रहा है, फिगर्स है, ए ने बी को लोन दिया। तो ये 100 रुपीज जो है ना, ये बी के लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, एंड ये 100 रुपीज ए के लिए क्या हो जाएगा, एसेट। तो एसेट इज समथिंग दैट अ पर्सन ओन्स और क्लेम फ्रॉम द अदर। ये 100 रुपए ये इससे क्लेम कर सकता है ना, ए। ये 100 रुपए जो है ये कौन है, इसका असली हकदार, असली मालिक कौन है, तो असली मालिक कौन है, ये 100 रुपए का ए। एसेट उसको कहेंगे। ठीक है, तो 100 रुपीज जो है वो ए के लिए एसेट हो गया। जबकि लाइबिलिटी क्या है, समथिंग दैट अ पर्सन ओज टू समवन एल्स, कि ये 100 रुपए एक्चुअल में किसका है, ए का है। राइट, तो असली हकदार कौन है, बी है क्या, नहीं, बी के पास ये लाइबिलिटी हुआ, ये बी को ये पैसा ए को लौटाना पड़ेगा। तो दिस 100 रुपीज इज लाइबिलिटी फॉर बी। यहां तक ठीक है। अब बस आप हमको इतना सब समझ में आ गया। हमसे पूछ रहा है एसेट कौन नहीं है, एसेट कौन नहीं है पूछ रहा है एक कमर्शियल बैंक के लिए। आप एक बात बताओ, ये बैंक है, आप इसमें अपना 100 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, अपना 1000 रुपए आप डिपॉजिट कर रहे हो इस बैंक में। राइट, ये 1000 रुपए आपने डिपॉजिट करा इस बैंक में, तो ये 1000 रुपीज आपका क्या हो गया, आपके लिए तो एसेट हो गया। बैंक के लिए ये 1000 रुपीज क्या होगा, लाइबिलिटी नहीं होगा। हमसे पूछ रहा है एसेट कौन नहीं है, मतलब हमसे एक तरीके से पूछ रहा है लाइबिलिटी कौन है, डिपॉजिट्स। समझ में आया। सो डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इन अ बैंक आर लाइबिलिटी फॉर द बैंक बिकॉज द बैंक owes this money to depositor and must return it when they ask। जबकि एडवांस, एडवांस क्या हो गया, लोन गिवन बाय समवन। तो लोन गिवन बाय बैंक्स आर एडवांस। मान लो बैंक ने कहीं इन्वेस्टमेंट करा है तो वो उसके लिए एसेट होगा। बैंक ने लोन किसी को दिया है तो वो बैंक के लिए तो एसेट ही हो गया ना। जैसे हम लोग देखे कि ए ने बी को 100 रुपए लोन दिया तो ए के लिए ये 100 रुपीज एसेट था। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। Answer is B, deposits. Now, question number 15. The money multiplier in an economy increases with which one of the following? आप बताओ, यही सेम क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा ना। क्या पढ़ा हमने मनी मल्टीप्लायर के बारे में, जल्दी से रिवाइज करो। The amount of money bank create with each rupee of reserve। क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कि मान लो बैंक के पास कुछ डिपॉजिट आया। राइट, अब कुछ डिपॉजिट आया, उसमें से बैंक क्या करता है, कुछ पैसा रिजर्व में रख दिया। अब वो रिजर्व आपको CRR हुआ, SLR हुआ। राइट, अब बाकी जो पैसा बचा वो पैसा बैंक क्या करता है, लेंड करता है, एज अ लोन दूसरों को देगा। अब ये पैसा क्या होगा, ये जिसको लोन दिया ये इसने आके फिर से ये बैंक में पैसा जमा किया। अब उसमें से फिर कुछ पैसा बैंक जो है वो CRR SLR दैट इज रिजर्व में रखेगा, एंड जो पैसा बचा उस पैसा को फिर किसी तीसरे आदमी को लेंड करेगा, लोन देगा। वो आदमी फिर से आके वो पैसा बैंक में रखेगा। तो ये साइकिल रिपीट होते रहता है, पैसा क्रिएट होते रहता है इकोनॉमी में। समझ में आया। अब इसमें बहुत अगर डिटेल में नहीं भी पता है फिर भी आप समझने का प्रयास करना। हमसे क्या पूछ रहा है, अब मनी मल्टीप्लायर हमको समझ में आ गया ना। तो क्या पहला देखो, इंक्रीज मनी मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। अगर आप CRR को बढ़ा दोगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा तो उसको रखना पड़ेगा बैंक को, एंड कम पैसा बचेगा उसके पास लोन देने के लिए। समझ में आया। तो ये तो पक्का नहीं होगा। अगर A गलत है तो C भी गलत होगा, है ना। आप SLR बढ़ा रहे हो, SLR बढ़ा रहे हो मतलब रिजर्व बढ़ा रहे हो, मतलब कि बैंक के पास कम पैसा बचेगा देने के लिए। पॉपुलेशन बढ़ रहा है कंट्री का, क्या हो जाएगा इससे, आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा बैंक यूज करेंगे, बैंक यूज करेंगे तो उससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा,
क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो बैंक ज़्यादा लोगों को लोन देगा, वो लोग भी फिर पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे, फिर से बैंक के पास पैसा आएगा, फिर से बैंक जो है वो लोन देगा। समझ में आ गया? एंड क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो यही कहीं था, हाँ ठीक है, देखो यहाँ 2021 का ये क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर, राइट। 2019 का क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर, ऑप्शन भी सेम है, CRR बढ़ाना है, SLR बढ़ाना है, बैंकिंग हैबिट का बात किया है, पॉपुलेशन इंक्रीज किया है। यहाँ भी देखो CRR, SLR, बैंकिंग हैबिट, पॉपुलेशन, क्या किया, बस ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया। क्वेश्चन रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, राइट, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर एवरीथिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, देखो ये क्वेश्चन हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखे थे, राइट। 2018 में पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला, द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट formed in a state in India. दूसरा है, India's then largest bank, the Imperial Bank of India, was renamed State Bank of India. तीसरा है, Air India was nationalized and became the national carrier. And the fourth one is, Goa became a part of independent India, right? अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है which of the following is the current chronological sequence of the above events. ये देखो 1957 में first democratically elected communist government in India कहाँ बना? केरला में बन, राइट। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड, राइट, एंड बिकेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें RBI का होल्डिंग कितना था? 60%। थर्ड, एयर इंडिया नेशनलाइज कब हुआ? तो इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। फिर फोर्थ, 1967 में गोवा फ्रीड फ्रॉम पोर्तुगीज रूल, बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया ऑन 18th of December 1961। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 3, 2, 1, 4, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर इस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है एंड आपने अगर बेसिक बुक वगैरह मतलब आपने पढ़ा है, राइट, तो आपको अगर बहुत कुछ नहीं भी पता होगा तो ये तो पता होना ही चाहिए बिकॉज ऑफ इंडियन पॉलिटी, राइट। ये कहीं कहीं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के भी बुक में हम लोग पढ़ लेते हैं जब पोर्तुगीज रूल पढ़ते हैं तो, ठीक है। एंड जब हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं तो फिर ये 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला भी पॉइंट पढ़ते हैं। अब मानते हैं कि ये फर्स्ट एंड थर्ड आपको नहीं भी पता है, ठीक है, बट हम इतना तो मतलब श्योर हो सकते हैं कि 2 and 4 में अगर हमको ये दोनों डेट याद है तो हम इतना तो एग्जाम में दिमाग लगा सकते हैं ना कि 2 जो है वो हमेशा 4 के पहले होगा। अब आप ये ऑप्शन देखो, इसमें 4 पहले है, नहीं होगा ये। इसमें देखो 2 and 4, 2 पहले होना चाहिए, इसमें भी 4 पहले, ये भी नहीं होगा। अब बचता है आपके पास ये दोनों, तो इसमें आप रिस्क ले सकते हो। जब कभी भी आप एलिमिनेशन से 2 ऑप्शन हटा लेते हो तो 2 ऑप्शन जो बचता है ना, आप उस पे मतलब आप रिस्क लो, क्योंकि आप अगर एकदम मतलब ये सोच के जाओगे कि हम जितना करके आए एंड उतना 100% सही हो, तो ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड जो रिस्क लेना है ना, रिस्क इसी जगह पे लेना है। इस प्रकार से रिस्क नहीं लेना है कि A, B, C, D कुछ नहीं पता है, कोई लॉजिक नहीं लगाया हमने एंड उसके बाद हम अचानक से C मार रहे हैं या B मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये मतलब हर बुक में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, राइट। ये आप हर बुक में पढ़ते हो, पॉलिटी में तो पढ़ते ही हो ना, हटा दो, मॉडर्न हिस्ट्री भी हटा दो। एंड ये फिर सोचना पड़ेगा ना कि अच्छा ये अगर 55 के आसपास हुआ था या कुछ भी इस प्रकार से, तो 2 तो हमेशा 4 के पहले होगा। अरे एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट ईयर नहीं भी याद है, पता है ना कि 1950s के आसपास हुआ है, ये 60s के आसपास हुआ है, तो भी 2 4 के पहले होगा। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे, तो जो ऑप्शन बचा उसमें आप रिस्क लेना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फिर कोई लॉजिक लगा के जबरदस्ती का कि अच्छा ये B and D में आप B टिक कर लेना या देखो D क्यों गलत होगा, नहीं, हम ये बता ही नहीं रहे हैं। मैंने तो यहाँ ईयर दे ही दिया ना, राइट। तो हम जबरदस्ती का नहीं बता रहे आपको कि अच्छा ये अब D को भी कौन से लॉजिक से आप कट कर सकते थे, कट होगा ही नहीं। इतना फैक्ट, इतना डेट एग्जाम में याद नहीं होता है, लेकिन जितना एफर्ट हम लोग ले सकते हैं अपने पढ़ाई से उतना एफर्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई हैव गिवन द ईयर, लेकिन इससे क्या होगा, आपको तो मतलब ये सीखना पड़ेगा ना कि मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट डिसाइड्स RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, दिस इज करेक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इट एम्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाय इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो कराना है बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करता है, रेपो रेट डिसाइड करता है टू कीप द इन्फ्लेशन विद इन टारगेट, एंड वो टारगेट अभी क्या है
±2%, मतलब 2% से 6%। तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? रेपो रेट। दूसरा देखो, इट इज अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। एमपीसी जो है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इट इज अ 6 मेंबर बॉडी, ना कि 12 मेंबर, जिसमें 3 मेंबर्स आपको कहां से आते हैं? आरबीआई से, एंड 3 मेंबर्स जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। एंड मेंबर जो है वो 4 ईयर के लिए सर्व करते हैं, 4 ईयर का इनका टर्म होता है, एंड री अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। अब 1 और 3 है, ऑब्वियसली 1 तो सही है तो 1 ही होगा आंसर, बट 3 में लिखा क्या है? थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आरबीआई गवर्नर, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर। तो थर्ड गलत हो गया, ठीक है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। 2017 का क्वेश्चन है। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर द private bank, right? They are meant to promote financial inclusion and they mainly provide banking services जैसे कि डिपॉजिट्स, और बेसिक बैंकिंग सर्विस क्या होगा? लोन देना। ये बैंकिंग सर्विसेज स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको प्रोवाइड करता है? तो स्मॉल बिजनेसेस को, इसीलिए तो नाम स्मॉल फाइनेंसेस है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इनके साथ कोई एरिया का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि हाँ इनको इसी एरिया में काम करना है। ये रेस्ट्रिक्शन वगैरह वाला काम किस में होता है? तो रीजनल रूरल बैंक में, लोकल एरिया बैंक में, ठीक है। तो कह रहा है टू पर्पस क्या है सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक? टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट। ये तो नाम से पता चल रहा है 100% सही होगा। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। तो 1 और 2 पक्का सही है, तो 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है। टू इनकरेज द यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। पर्पस पूछा है ना, हो सकता है कि ये लोन वगैरह प्रोवाइड करे तो ये काम हो जाए, बट हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है पर्पस क्या है सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अंडर सर्व ग्रुप है, जैसे कि ये लोग, राइट, इनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट। तो 3 जैसे आप गलत करते हो, आपका आंसर ए 1 और 2 सही होगा। समझ में आ रहा है आपको, राइट, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो अगले बार से जब रीजनल रूरल बैंक पढ़ना, जब लोकल एरिया बैंक पढ़ना, या फिर डेवलपमेंट बैंक पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, तो दिमाग में रखना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग दैट पर्टिकुलर बैंक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 2016 का क्वेश्चन है What are the purposes of MCLR announced by RBI? What is the purpose of marginal cost of funds बेस्ड lending rate, जो कि RBI के द्वारा अनाउंस किया गया। चलो पहले समझते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। MCLR, that is marginal cost of fund based lending rate. This was introduced in 2016 by Reserve Bank of India, right? And this MCLR replaced द बेस रेट सिस्टम। ये बेस रेट सिस्टम जो था, ये क्या था? तो दिस वाज यूज्ड फॉर सेटिंग द लेंडिंग रेट्स। तो बेस रेट सिस्टम जो कि लेंडिंग रेट को सेट करने में मददगार था, तो अब लेंडिंग रेट सेट करने के लिए क्या यूज किया जाने लगा 2016 से? MCLR, राइट। तो ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज अर्लियर व्हेन आरबीआई चेंज्ड रेपो रेट, आरबीआई ने मान लो रेपो रेट को चेंज करा, तो कायदे से क्या होना चाहिए था? अगर आरबीआई बैंक रेपो रेट चेंज कर रहा है, मान लो कम कर दिया, तो कम करा तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि बैंक को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है। तो उस लॉजिक से आम लोगों को भी, बिजनेसेस को, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को भी सस्ते रेट पे लोन मिलना चाहिए, राइट। तो पहले जब कभी भी आरबीआई रेपो रेट को चेंज करता था, तो बैंक डीले करता था अपने इंटरेस्ट रेट को, अपने लेंडिंग रेट को चेंज करने में। उससे होगा क्या? उससे इनएफिशिएंसी होगा। बैंक, आरबीआई ने रेपो रेट चेंज कर दिया, कम कर दिया, बट बैंक अभी भी जो है वो पुराने रेट पे, हाई रेट पे लैंड कर रहा है। तो ये तो गलत है। तो MCLR जब आया ना, तो MCLR में कुछ इस प्रकार का एडजस्टमेंट व्यवस्था किया गया, जिसके थ्रू बैंक मस्ट एडजस्ट देयर लेंडिंग रेट ट्रांसपेरेंटली बेस्ड ऑन आरबीआई का रेपो रेट। तो जो काम बेस रेट सिस्टम के थ्रू नहीं हो पा रहा था, वो MCLR के थ्रू करना पड़ा। अब ये MCLR किस प्रकार से काम वगैरह करता है, राइट, ये हम लोग जब उड़ान पढ़ेंगे तब देख लेंगे। बट अभी सिर्फ ऐसे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से बस समझ लो कि हमने क्या समझा। हमने मतलब मिला जुला के ये समझा कि MCLR के आने से लेंडिंग रेट जो है
वो अगर रेपो रेट आरबीआई कम कर रहा है तो बैंक भी अपना लेंडिंग रेट जो है वो कम कर दे रहा है बिकॉज ऑफ MCLR, जो कि बेस रेट सिस्टम में नहीं हो रहा था। यहाँ तक ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि MCLR के पहले बैंक समटाइम डिस्क्रिमिनेटेड इन लेंडिंग रेट्स अनफेयरली, एंड ये जो MCLR है दिस इंश्योर कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मेथड के थ्रू लेंडिंग रेट डिसाइड हो, जिससे कि बोथ बोरवर्स एज वेल एज लेंडर्स को फायदा हो। बस इतना बात दिमाग में रखो। अब देखते हैं। सो दीज गाइडलाइन हेल्प इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी in methodology followed by banks for determining the interest rate on advances। सही बात है। These guidelines help ensure the availability of bank credit at interest rate which are fair to borrower as well as the bank। तो borrower के साथ साथ बैंक के लिए भी ये fair है। तो आंसर क्या होगा? both 1 and 2। अब जब ये फॉर्मूला वगैरह के थ्रू तब पढ़ लेंगे जब अगर उड़ान में मेंशन होगा तो, राइट। नहीं भी होगा तो भी हम आपको बता देंगे वहां पे, ठीक है। एंड आप देखो ना, हम लोग पूछ कैसा रहा है, पूछ 2016 में है, पूछ कैसा रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको मतलब मेरे आपके वाले भाषा में, क्या फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं। अगर हमें सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि ये अच्छा है बेस रेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, हमारा काम हो जाता। इतना भी कहानी अगर आपको आम भाषा में पता होता आपका काम हो जाता, राइट। हम लोग जबरदस्ती का हर चीज में, प्रॉब्लम यही है कि इकोनॉमी में लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग हर कुछ पे PhD करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? बिकॉज एक क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमिक सर्वे से, अब लोग इकोनॉमिक सर्वे पे PhD कर रहे हैं। खुद से बैठो और सोचो कि क्या इकोनॉमिक सर्वे UPSC एस्पिरेंट के लिए बनाया जा रहा है क्या? ये पर्पस है इकोनॉमिक सर्वे का। अरे जो पॉइंट इसमें काम का होगा वो हम लोग नोट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन उससे आया तो ठीक है, नहीं आया तो सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से ही थोड़ी क्वेश्चन आता है। तो जबरदस्ती का क्या हो रहा है ना, इसके चक्कर में बाकी का इकोनॉमिक क्वेश्चन आपका खराब हो रहा है। तो क्वेश्चन को देखो, तब बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी पता है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। समझ ही लेते हैं एक बार, ठीक है। टेंशन ही खत्म हो जाता है कि ये बेस रेट एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट क्या होता है। देखो फॉर्मूला वाइज अगर देखते हैं ना, बेस रेट फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला आता है कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस CRR कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। एंड MCLR इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस टेन्योर प्रीमियम प्लस CRR कॉस्ट। अब एक एक करके समझते हैं जल्दी जल्दी, तो समझ में आ जाएगा कि क्यों MCLR जो है वो बेस रेट से सही है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फंड समझते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फंड मतलब जो कि बैंक के पास फंड है इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक में लोगों ने पैसा जमा किया होगा ना, राइट। बैंक बोरो करता होगा ना किसी दूसरे बैंक से, RBI से, राइट। तो बैंक में जो डिपॉजिट्स है, बैंक जो बोरो कर रहा है उसके लिए बैंक को कुछ कॉस्ट तो लग रहा होगा। मतलब बैंक इंटरेस्ट रेट तो दे रहा होगा ना, जैसे कुछ इंटरेस्ट रेट बैंक डिपॉजिटर्स को देता है। बैंक ने जहां से बोरो किया है पैसा, उसको भी बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट देता है। समझ में आया? तो ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक, ये बैंक के लिए एक तरीके का क्या है, कॉस्ट ही तो है। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ फंड, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? तो ये बैंक का अपना खर्चा। अब वो बैंक का खर्चा किस में हो सकता है? सैलरी में होगा, रेंट में होगा, इलेक्ट्रिसिटी में होगा, टेक्नोलॉजी के कॉस्ट में होगा। फिर बात आता है CRR कॉस्ट का। ये वो पैसा है, CRR क्या है? ये वो पैसा है जो बैंक RBI के पास रखता है विदाउट अर्निंग इंटरेस्ट। मतलब ये पैसा बैंक RBI के पास तो रख रहा है, बट इसके लिए बैंक को कोई इंटरेस्ट थोड़ी मिल रहा है। यहाँ बैंक इज नॉट अर्निंग एनी इंटरेस्ट। तो मतलब एक प्रकार का बैंक को का पैसा ही लग रहा है ना। जो पैसा अगर ये दूसरे जगह अगर लोन वगैरह देता तो इससे बैंक कमा सकता था, उससे तो कमा नहीं रहा है, CRR से तो कमा नहीं रहा है। तो एक प्रकार का ये भी कॉस्ट हो गया, ठीक। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन, बैंक एक स्मॉल मार्जिन ऐड करता है सो एज टू इंश्योर कि वो भी प्रॉफिट बना सके जब वो दूसरे को लोन दे रहा है, जब दूसरे उससे लोन ले रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये था बेस रेट, कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेटिंग कॉस्ट, CRR कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक। लेकिन जब MCLR का बात करते हैं तो इसमें हम लोग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का बात करते हैं सबसे पहले। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड क्या है? यहाँ हम लोग ना कॉस्ट ऑफ फंड ले रहे थे ना, मतलब यहाँ हम लोग एक एवरेज कॉस्ट ले रहे थे कि जो हमें पैसा जो लोग हमारे पास पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, या बैंक ने जो लोन लिया है उसके लिए ऑन एन एवरेज बैंक को क्या पैसा लग रहा है, बैंक को क्या कॉस्ट लग रहा है। तो यहाँ हम लोग एवरेज कॉस्ट ले रहे थे। लेकिन इन केस ऑफ MCLR वी टेक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, दैट इज द रीसेंट बोरोइंग कॉस्ट। अब इसमें क्या क्या आएगा आप बताओ? ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड में क्या क्या आएगा? सो आप FD पे
बैंक जो है एफडी पे इंटरेस्ट रेट पे करता है ना, तो एफडी पे आप क्या इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो, बैंक को ये एक प्रकार का कॉस्ट ही तो है। सेविंग अकाउंट पे आप क्या इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो, बैंक ने अगर लोन लिया है तो ये लोन के लिए बैंक को इंटरेस्ट रेट पे करना होता होगा, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रेपो रेट, ये वो रेट है जिससे आरबीआई से बैंक बोरो करता है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड में एक रेपो रेट वाला भी कंपोनेंट आता है, समझ में आया। बाकी तो हमें पता है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, हमें पता है सीआरआर कॉस्ट क्या होता है। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है, यहाँ पे रेपो रेट आ गया। टेनोर प्रीमियम क्या होता है कि अगर आप ज्यादा समय के लिए लोन ले रहे हो तो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा समय के लिए लिए हो, ज्यादा रिस्क है। तो बैंक क्या करता है, बैंक एक एक्स्ट्रा चार्ज आप पे छोटा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगा देता है, ये लॉन्ग टर्म लोन पे। इस एक्स्ट्रा चार्ज को टेनोर प्रीमियम कहते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो मिला जुला के बात ये है कि मान लो अगर सब कुछ फॉर्मूला वाइज चलेगा, ठीक, तो ये MCLR जो है इसके बेस पे आपको क्या होगा, बैंक जो है वो लेंड करेगा, अपना लेंडिंग रेट बैंक इस MCLR के बेसिस पे डिसाइड करेगा। अब ये MCLR में ये जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है, इसमें एक कंपोनेंट रेपो रेट वाला आता है। तो जैसे आरबीआई जो है रेपो रेट को चेंज करेगा तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड चेंज होगा, उससे MCLR चेंज होगा। अब क्लियर है बात, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होगा, राइट। ओके, आई एम स्टॉपिंग द वीडियो हियर ओनली एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि ये वीडियो बनाने में ना, ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आए, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगता है। सो आई अर्ज यू कि आप प्लीज़ फीडबैक से आप कमेंट के थ्रू बताओ कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा बुरा जो बताना बताओ। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके थोड़ा अप्रिशिएट कर दो, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।